गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चैट्स नहीं चल रही ना, यहां से चला दे। गुड आफ्टरनून, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ यहाँ पे चल रही है, इसको फिर वैसे ही करना पड़ेगा। हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं बढ़िया हूं, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आई एम गुड। तुम्हारी क्लास वीक में लास्ट के टाइम पे होती है ना, लक्ष्य की पहले होती है मंडे ट्यूसडे, और तुम्हारी वीक खत्म होते होते होती है, ठीक है? छोटे भी तो हो ना तुम लोग उनसे। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो और वीडियो मस्त सुपर आ रही है, ठीक है? चैट्स तो तुम्हारी सुपर तेजी से भागती है, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है? मैं बिल्कुल बढ़िया बच्चों, आप कैसे हैं? और आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था, आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? और आज अगर एक टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग वाला, तो ब्लड क्लॉटिंग वाला एक एनिमेशन में आज आपको दिखाऊंगी। अगर हम क्लॉटिंग वाले टॉपिक तक पहुंच गए, तो पहुंच जाएंगे शायद, तो उसका एक एनिमेशन बहुत सुंदर, मतलब मेरे को वो एनिमेशन बहुत सुंदर लगता है, वो मैंने अपने टीम से ही बनवाया है, तो हमारी टीम ने वो एनिमेशन बनाया है आप लोगों के लिए, तो आपको दिखाएंगे, ठीक है? कह रहे हैं समाप्ति एक्सप्रेस। बेटा तुम्हें कैसी गंदी आदत पड़ी है मेरी समाप्ति एक्सप्रेस की, एक बात बताओ। पर कोई बात नहीं, ये वाली गंदी आदत अच्छी है। मिस यू सो मच, आई मिस यू ऑल मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों। और आज सबसे पहले करेंगे बच्चों, वी लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू राइट बैक, ठीक है? हाँ, तो जितने भी बच्चे स्क्रीन के पीछे मुझे देख रहे हैं, देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे लैपटॉप में देखते हैं, कुछ फोन में देखते हैं, पर देख तो रहे होंगे, ठीक है? उनको मेरा बहुत सारा प्यार, ठीक है? अब हम बेटा क्या स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का, और फिर आज हम नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? तो आर यू गाइज विद फुल जोश एंड विद फुल एनर्जी? एक बारी पूछ लू, हाउ इज द जोश एवरीबॉडी? बिल्कुल हाई जोश होना चाहिए, और इसी हाई जोश के साथ में पहले हम लास्ट क्लास का एक बारी रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था, मैं एक बार क्विक रिवीजन, इट इज एक्सप्रेस, जैसे चैट्स आपकी बेटा तेज चल रही है वैसे ही एक्सप्रेस वे में हम इस टॉपिक को बेटा रिवाइज करेंगे, ठीक है? तो हमने बच्चा बाड़ी पढ़ा था कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, हमने ब्लड का कॉम्पोजिशन पढ़ा था, हमने कहा था ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और हमने कहा था ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पानी पानी जैसा है क्योंकि इसमें पानी होता भी है, इसमें पानी होता है, ठीक है ना बच्चा पार्टी? अब देखो, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड को बेटा हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ब्लड का पीएच होता है एल्कलाइन, स्लाइटली एल्कलाइन, इसमें जो लिक्विड पार्ट होता है इसे बोला जाता है प्लाज्मा, जो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स बनाती है, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है बेटा इसे बोला जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। बेटा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसमें 2 हिस्से होते हैं, एक होते हैं आपके ब्लड सेल्स, एक होते हैं आपके ब्लड प्लेटलेट्स। आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, आरबीसी को बोला जाता है इराइथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स के पास ग्रैन्यूल्स होती है, ए ग्रैन्युलोसाइट्स के पास ग्रैन्यूल्स नहीं होती हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं 3 टाइप के, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, और ए ग्रैन्युलोसाइट होती है 2 टाइप की, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा आपके पूरे ब्लड का होता है 55%, और अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%। अगर आपके चैट्स नहीं चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसका लोड मत लो, सिर्फ सुनने में फोकस करो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चैट्स लैग हो रही है, ऐप लैग हो जाए, चैट लैग हो जाए, ऐप क्रैश हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बच्चा। सिलेक्शन चाहिए, सिर्फ कान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। मुझे ये समझ में आएगा कि तुम्हें सुनाई दे रहा है, सुनाई देना चाहिए बस, ठीक है? सुनाई और दिखाई देना चाहिए, बाकी चैट्स की चिंता मत करो। प्लाज्मा जो कि 55% होता है, इसमें बेटा मैक्सिमम होता है पानी 90 से 92%, लेकिन सिर्फ पानी होता है क्या? नहीं, इसके अलावा बच्चों 6 से 8% होते हैं प्लाज्मा के प्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन्स होते हैं वो होते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स, द मोस्ट अबंडेंट, द वन विच मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस। नंबर 2 प्रोटीन्स आपने पढ़े हैं ग्लोब्यूलिन्स, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी में डिफरेंट टाइप तो नहीं दिया हुआ है, पर 3 टाइप्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा।
अल्फा बीटा ट्रांसपोर्ट करती हैं कुछ विटामिन का, तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो गई। लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ग्लोब्यूलिन का, जो गामा ग्लोब्यूलिन है, इसे आप इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीबॉडी बोलते हो, जो आपको डिफेंस इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और तीसरे प्रोटीन्स के बारे में जो आपने एक साथ में कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स पढ़े, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, यह आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करेगी। यह यूजुअली इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब आपको जरूरत है तो ये एक्टिव हो जाएगी और ब्लड क्लॉटिंग में मेरे बच्चों हेल्प करेगी। तीनों का फंक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब 90 से 92% पानी हो गया, 6 to 8% प्रोटीन्स हो गए मैम, तो मैक्सिमम पार्ट तो हमने प्लाज्मा का कवर कर लिया। बट इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन इन स्मॉल अमाउंट। इसके अलावा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स इन द ट्रांजिट स्टेट, मतलब हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, ट्रांजिट स्टेट में होते हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी यहां कभी वहां, ठीक है ना, ट्रांजिट स्टेट में होते हैं। इसके अलावा बेटा क्या होता है, और इसके अलावा आपके हार्मोन्स भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी आपके बेटा इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, गैसेस भी आपके इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट बच्चा पार्टी। तो ये आपने पढ़ा अबाउट दी प्लाज्मा। प्लाज्मा में से मैं अगर क्लॉटिंग प्रोटीन्स को हटा दूं तो वही प्लाज्मा सीरम में कन्वर्ट हो जाता है। सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी सीरम क्या क्लॉट कर सकता है? आंसर है नो, सीरम क्लॉट नहीं कर सकता है। फिर अब हमने बात की थी रेड ब्लड सेल्स के बारे में, इराइथ्रोसाइट्स के बारे में, जिनका नंबर होता है, कितना होता है, 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। यस, लाल रंग का होता है क्योंकि उनके अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन। सारे के सारे ब्लड सेल्स बेटा जहां से बनते हैं वो होता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, आपका ऐसा बोन है और बोन में बेटा इस पे तो होता है सेंटर पे येलो बोन मैरो और इधर इधर होता है रेड बोन मैरो। सारे ब्लड सेल्स बच्चों, सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन आपके रेड बोन मैरो में ही होता है, चाहे WBC हो, चाहे आपकी RBC हो, या फिर इनफैक्ट आपकी प्लेटलेट्स हो, क्योंकि यहां पे होते हैं कुछ ऐसे मदर सेल्स। मदर कौन होती है? जो जन्म देती है। तो यहाँ पे कुछ मदर सेल्स होती है जिन्हें स्टेम सेल्स बोला जाता है, जिनसे आगे जाकर ये सारे के सारे सेल्स या प्लेटलेट्स बनते हैं। बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बन गए, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस कभी तो होता था, इमेच्योर आरबीसी में होता है, लेकिन एक मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। मैम इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि पूरा का पूरा स्पेस हमने क्रिएट किया है फॉर हीमोग्लोबिन। सारा स्पेस हमने हीमोग्लोबिन के लिए क्रिएट कर दिया। और हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी है? ताकि आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो पाए, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही ऑक्सीजन और CO2 बाइंड करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। आरबीसी की शेप होती है सर्कुलर बोल लो, राउंड बोल लो, या बाइकॉनकेव होती है, जो हमने पढ़ा है, राइट। आरबीसी की डेथ बेटा होती है 120 दिन में, उनकी लाइफ साइकिल हो जाती है 120 दिन की। और स्प्लीन में होती है इनकी डेथ, स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। फिर हमने पढ़ा WBCs के बारे में। आरबीसी तो मिलियन में थी, लेकिन आपकी WBC होती है सिर्फ 6000 से 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। ये इतनी कम है, बट इतनी कम ही बेटा जोरदार तरीके से काम करती है। आपके डिफेंस मैकेनिज्म में मिलियन में प्रेजेंट होने की जरूरत भी नहीं है। WBC में अगर ग्रैन्यूल्स हैं तो वो ग्रैन्युलोसाइट कहलाएगी, ग्रैन्यूल्स नहीं है तो ए ग्रैन्युलोसाइट कहलाएगी। ग्रैन्यूल्स जिनमें होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। आपने इस तरीके की टेबल बनाई थी, मैं इसी टेबल से आपको लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी जो हमने पिछली क्लास में नहीं किया था। यह आपकी ग्रैन्युलोसाइट्स है, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, इसमें भी ग्रैन्यूल्स हैं, इसमें भी ग्रैन्यूल्स हैं, इसमें भी ग्रैन्यूल्स हैं। न्यूट्रोफिल की खास बात यह कि इनका अगर अपीयरेंस देखोगे तो मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई है, एक ही न्यूक्लियस के बहुत सारे लोब्स हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये होती है मल्टीलोब न्यूक्लियाई, 2 to 5 लोब न्यूक्लियाई। इओसिनोफिल जैसे हेडफोन लगा के तुम लोग बेटा सुन भी रहे होगे ना, अभी हेडफोन शेप न्यूक्लियाई, लगता है हेडफोन का शेप है। बेसोफिल का देखो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में कोई शेप नहीं दिया हुआ है, कहीं पे 3 लोब भी पढ़ लोगे। इसका मोस्ट कॉमन अगर आपको डिफाइन करना हो तो एस शेप न्यूक्लियाई होती है।
आपके WBC में पूछा जाता है कि WBC तो चलो 6000 से 8000 है, बट इसमें भी सबसे मैक्सिमम क्या, सबसे मिनिमम क्या, तो मैक्सिमम होती है आपकी न्यूट्रोफिल। 60 से 65% आपकी सिर्फ न्यूट्रोफिल होती है और 0.5 से 1% सबसे कम आपकी बेसोफिल होती है। इनका अपीयरेंस याद रखना, इनकी परसेंटेज याद रखना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है और इनके फंक्शंस भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो फंक्शन बेटा मैंने पिछली क्लास में आपको लिखवाया था, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। तो पहले मेरे को बहुत सारा बेटा थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू सारे बच्चे। लगातार बोला मैंने अपने सपोलो के लिए, पेट में दर्द हो गया मेरे, ठीक है। रिवाइज हो गया सभी बच्चों को, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना, ठीक है ना, यस। डन एवरीबॉडी, बहुत ही शानदार। इतने सारे मोहब्बत और प्यार बरसाने के लिए मेरे अर्जुनाज को, मेरे सपोलो को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। रिवाइज हो गया, मस्त रिवाइज हो गया। देखो हम बेटा, आप सोच के देखो, हर क्लास में 10 से 15 मिनट, एक क्लास में तो हमने आधा घंटा भी रिवाइज किया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 वाला याद करो तुम लेक्चर, बट इट्स ओके बेटा, आई ऑलवेज से इट इज ओके एज लॉन्ग एज माई किड्स आर लर्निंग, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। क्योंकि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारी पढ़ाई सही से होनी चाहिए। उसके लिए कुछ भी एफर्ट्स थोड़े बहुत करने पड़े, मेरी साइड से मैं करूंगी और तुम्हारी साइड से तुम करोगी, ठीक है। अभी देखो हमने बेटा यहाँ पे कुछ फंक्शन लिखे हुए थे, तुमने फंक्शन तो यहाँ पे लिख लिए, बट इसको मैं समझाऊंगी। और देखो ए ग्रैन्युलोसाइट के लिए हम टेबल अलग से बनाएंगे, ए ग्रैन्युलोसाइट के लिए, पर इनके फंक्शन को थोड़ा समझाने के लिए ना, या इनके फंक्शन से रिलेटेड एक दो इंफॉर्मेशन लिखने के लिए हो सकता है हम टेबल से बाहर जाएं। अगर आपके पास टेबल में जगह है तो वेल एंड गुड, मेरे पास टेबल में जगह नहीं है तो मैं इसको अगले स्लाइड में नोट डाल के लिखवाऊंगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमने ना न्यूट्रोफिल का फंक्शन लिखा हुआ है और इसको तो स्टार मार्क करो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चीजें ना तुम्हें हमेशा हमेशा बार बार पूछी जाएंगी, और जब आप 12वीं क्लास में पहुंच गए, पढ़ लिख कर गलती से पास हो गए, तो तुम्हें बेसोफिल का जो ये फंक्शन मैं यहाँ पे बताऊंगी वो वहां पे भी काम में आएगा 12th क्लास में, ठीक है ना। व्हाट आर ग्रैन्यूल्स? ग्रैन्यूल्स आर ग्रैन्यूल्स। जैसे बेटा रेत, सैंड में अगर तुम सैंड के पार्टिकल्स को देखो तो ग्रैन्यूल्स है ना, वैसे ही ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक्चुअल में आप ब्लड सेल्स को कैसे देख पाते हैं? जब आप इनको स्टेन करते हैं, तो जब आप इनको स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं ना बच्चों, तब ही तो आप इनको देख पाएंगे ना, विजिबल तो तभी होंगे। तो ये ग्रैन्यूल्स ना अपने अंदर कलर लेते हैं, जिनकी वजह से आपको ये दिख पाते हैं, तभी तो आप इनको देखते हो स्टेन करके, ठीक है। बेसोफिल बेसिक स्टेन लेता है, बट ये सब डिटेलिंग आपकी काम की है ही नहीं, ठीक है ना। और एओसिनोफिल को वैसे एक और नाम एओसिनोफिल का आप पढ़ोगे एसिडोफिल्स बोलते हैं, बट अगेन लाइक आई सेड, मतलब का नहीं है आपके, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में है नहीं। फिल का मतलब होता है अट्रैक्टिंग ना, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, है ना। तो ये बेसिक स्टेन लेता है, ये एसिडिक स्टेन लेता है, एनीवे, ठीक है। अच्छा देखो, न्यूट्रोफिल जो होता है फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। हम बचपन से वैसे पढ़ते आ रहे हैं कि फैगोसाइटिक का क्या मतलब होता है। फैगोसाइटिक का मतलब होता है जो फैगोसाइटोसिस करे। आपके WBC के 2 सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटिक नेचर होते हैं। आप दिमाग में एकदम बेटा याद कर लो ये चीज, ये बार बार पूछी जाती है। आपका जो न्यूट्रोफिल होता है वो अमंग द ग्रैन्युलोसाइट्स फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। ये कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसे एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, और खा के मतलब एनगल्फ करके उसे डिस्ट्रॉय करना, इस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। जब मैं अभी आपको बेटा ए ग्रैन्युलोसाइट बताऊंगी तो उसमें भी एक फैगोसाइटिक सेल है, वो है आपका मोनोसाइट। तो हमेशा याद रखना, मोनोसाइट इज ऑल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर, न्यूट्रोफिल इज ऑल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर, मीन्स फैगोसाइटोसिस करते हैं। सिंपल सा सवाल पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। और देखो 12th में ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस करके एक चैप्टर पढ़ोगे आप लोग, जिसमें न्यूट्रोफिल का भी एक और नाम मेंशन्ड है। वो नाम मैं नोट डाल के लिखवा लूंगी, कोई एक्स्ट्रा नहीं है ये आप 12th में पढ़ोगे, इसलिए मैं यहीं पे बताऊंगी और मैं आपको बता भी दूंगी ऐसा क्यों बोलते हैं। अच्छा, और ये जो फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन थी अगले पेज में लिखूंगी, अभी सिर्फ समझा रही हूँ। बेटा एओसिनोफिल को आप क्या बोलते हो? देखो अगेन स्टार मार्क, 12th क्लास में इसके बारे में भी पढ़ोगे। हमने इसके बारे में लिखा हुआ है कि इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग हेलमिंथ इन्फेक्शन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हेलमिंथ पता चल रहा है ना, जैसे तुम पढ़ते हो प्लैटी हेलमिंथ, एशके हेलमिंथ, मतलब पैरासाइटिक इन्फेक्शन में। अगर आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो उस पैरासाइटिक इन्फेक्शन को कम करने के लिए एक्चुअल में ये रिलीज होते हैं। तो इसका अमाउंट अगर बढ़ रहा है, अगर डॉक्टर ने चेक किया कि यार आपका एओसिनोफिल बढ़ा हुआ है,
तो वो 2-3 कारण आपको बता सकता है कि हो सकता है आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है या फिर आपको बॉडी में पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया है, कोई किसी पैरासाइट ने हमला किया है, ठीक है। तो क्योंकि इसका अमाउंट पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ दिखता है और एलर्जी के वक्त में बढ़ा हुआ दिखता है। अब जब एलर्जी के केस में बढ़ा हुआ दिखता है ना, तो लोग सोचते हैं कि क्या ये एलर्जी करवा रहा है क्या? नहीं, ये एलर्जी करवाता नहीं है, एक्चुअल में ये एंटी एलर्जिक है। एलर्जी के अपोजिट, एलर्जी के सिम्टम्स को कम करने के काम में आता है। एलर्जी में इसका अमाउंट इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि ये एंटी एलर्जिक होता है। कैसे एंटी एलर्जिक होता है इसको मैं आगे अभी बताती हूँ। एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा हुआ है, अगर इओसिनोफिल का अमाउंट बढ़ा हुआ दिखा यानी कि मेरे बच्चों एलर्जिक रिएक्शन या फिर किसी तरीके की पैरासाइटिक इन्फेक्शन। अब ये तो बेटा आप लोगों के एज अ बायो के स्टूडेंट्स, एज अ मेडिकल के स्टूडेंट्स, आपको इसका तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक पता ही होना चाहिए। बेसोफिल इन्फ्लेमेशन करवाता है। अब इन्फ्लेमेशन होता क्या है और बेसोफिल ऐसा क्या सिक्रीट करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होते हैं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। हेलमिंथ इन्फेक्शन इज व्हाट? खुशी बेटा प्लीज गो थ्रू एनिमल किंगडम चैप्टर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हेलमिंथ, ठीक है। लो वॉइस सर, एक्सक्यूज मी मिस्टर, आई एम मैम, ओके। चलो आगे बढ़े, एवरीबॉडी आगे बढ़े, यस आगे बढ़ जाए। अब इसके बारे में ना बेटा अगर आपके पास टेबल पे जगह है तो आप टेबल में लिख लो, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे जैसे आप नोट फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि मैं सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसके बारे में समझाती हूं, दैट इज न्यूट्रोफिल। तो मैंने न्यूट्रोफिल के बारे में क्या बोला? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है ये मैं लिख देती हूं, हालांकि तुम्हें पता होगा फिर भी चलो, ठीक है, चलो ठीक है ना। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब है एनगल्फ, एनगल्फ मतलब खा लेना, एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय इट। अच्छा मैं ये ऑब्जर्व करी, हो सकता है कि कुछ अर्जुना 2.0 के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हों, ठीक है, तो मोस्ट वेलकम अगर आप आए हैं। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर बाई चांस आए हैं, अगर बाई चांस यहाँ पे हैं, तो बेटा मैं आपको ये बोल रही हूँ कि प्लीज़ कोई, जैसे मैंने आप एनिमल किंगडम ऑलरेडी पढ़ा दिया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो कुछ चैप्टर्स है बच्चों जो रिलेटेड होते हैं। आप अगर वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे और सीधे इस पर जंप करेंगे तो कुछ टर्म्स आपको नहीं समझ में आएंगी, तो उसका ध्यान रखना। तो आप लोग प्लीज फालतू की ये स्पैमिंग मत करना कि वो क्या होता है। जैसे हेलमिंथ पूछा था एक बच्चे ने अभी, हेलमिंथ तो हमने एनिमल किंगडम में ही पढ़ लिया था, ठीक है, तो वो काम मत करना बच्चों, ठीक है। वैसे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हर एक चैप्टर इंडिविजुअल चैप्टर है, आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि समझ नहीं आएगा, बट बेटा बेसिक से ही स्टार्ट करो, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट है वैसा करो, ठीक है ना। चलो चलो मैम ये कैरेक्टर में लिखेंगे बेटा। देखो एक्चुअल में जो फंक्शंस आपने लिखे हुए हैं ना, अगर आपके पास फंक्शन के नीचे यहाँ पे जगह है तो आप यहीं पे लिख लो फैगोसाइटिक इन नेचर, फिर फैगोसाइटिक का मतलब लिख लो यहाँ पे। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप नोट डाल के लिख लो, ठीक है ना। चलो इन द सेम वे जैसे आपने इओसिनोफिल के फंक्शन लिखा है तो मैं वहीं पे इओसिनोफिल का फंक्शन के नीचे अगर आपके पास जगह है तो आप लिख लो, अदरवाइज जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ उसी तरीके से लिख लो। तो मैं इओसिनोफिल के बारे में एक चीज कह रही थी क्या, कि इओसिनोफिल जो होता है एक्चुअल में एंटी एलर्जिक होता है। एंटी मतलब एलर्जी करवाता नहीं है, ये अपोजिट होता है एलर्जी के। अब मैं ये रीजन आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले मैं लिख रही हूं कि क्यों ये एंटी एलर्जिक होता है। बिकॉज इट सिक्रीट्स एंटीहिस्टामिन, आप लिख लो फिर समझना, because it secretes antihistamine called as histaminidase। कई बच्चे कहेंगे अरे ये तो एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है भाई, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी चीज 11th या 12th में आपको रिलेट करके पढ़नी है वो आप पढ़ लो। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही कम कोई भी एक्स्ट्रा कंटेंट देती हूँ, कुछ भी ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आपके काम की ही है। अभी मैं आपको समझाऊंगी इसका क्या मतलब है। अभी इसको बेटा वर्ड को देख के घबराना मत, वर्ड देखते ही मौत आने लगती है। इओसिनोफिल में तुमने लिखा, सॉरी बेसोफिल में तुमने लिखा हुआ है कि वो इन्फ्लेमेशन कराता है, तो मैं इन्फ्लेमेशन का मतलब आपको समझा देती हूँ। इन्फ्लेमेशन कौन करवा रहा है? इन्फ्लेमेशन आपका बेसोफिल करा रहा है, राइट। ऐसा बेसोफिल करता क्या है जिससे आपकी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है। तो बेटा देखो इन्फ्लेमेशन सबसे आसानी से समझ सकते हो। किसी को मधुमक्खी ने काटा है कभी? हाँ, किसी को मधुमक्खी ने काटा है कभी ना कभी तो काटा ही होगा यार।
तो मेरे को ये मधुमक्खी ने काटा था बहुत अच्छी एक जगह पे, वो थी मेरी आंख। ठीक है, मेरी आंख पे मधुमक्खी ने, और मुझे उसके अगले दिन ट्रैवल करना था। आई थिंक मैं कौन से स्टैंडर्ड में थी, आई थिंक मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, तो मैं 5वीं क्लास में थी, और मैं पार्क देखने के लिए खिड़की को खोल के बेटा पार्क को देख रही थी, पार्क के नज़ारे देख रही थी, और मधुमक्खी ने मुझे बेटा अपने ही नज़ारे दिखा दिए। यहाँ पे काटा उसने, डंक मारा मेरे को यहाँ सीधे। ठीक है, और उसके बाद तो आपको पता ही है बेटे कि क्या होना है। ठीक है, और मेरे खुद के परिवार वालों ने मुझे पहचानने से मना कर दिया था अगले दिन, जो मेरी शक्ल हो रही थी। ठीक है, उसकी वजह से ये तो बेटा आँख फूली की फूली, उसके साथ में ये भी फूल गई थी। ठीक है, तो एनीवे, हाँ, जैसे कि आपने बोला स्वेलिंग आ जाती है तो फूल जाती है आँख, है ना। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है एक्चुअल में, जब मधुमक्खी ने काटा तो इन्फ्लेमेशन होता है। आपके बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पैथोजन गया, फॉरेन पार्टिकल आया, तो एक बच्चा कह रहा है सही किया, अबे नालायक, श्राप दे दूंगी तेरे को, अभी मधुमक्खी काटेगा, रुक जा तू। कह रहा है बहुत अच्छा, अच्छा किया, सही हुआ इसके साथ। बहुत शर्म नहीं आती है बिल्कुल, इतने सैडेस्ट है, दूसरों के दुख में बड़ी खुशी होती है तुम्हें। ठीक है, तो बेटा एनीवे, जब मधुमक्खी ने काटा तो मुद्दा ये नहीं है कि बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ उसके साथ या मेरे साथ। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि होता क्या है भाई, होता ये है कि वो एरिया जो होता है स्वेल हो जाता है, वो एरिया जो होता है रेड हो जाता है, वो एरिया जो होता है गर्म हो जाता है। ये साइंस होते हैं आपके इन्फ्लेमेशन के, दैट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन को इस तरीके से याद रख सकते हो कि मधुमक्खी ने काटा तो क्या होगा, मधुमक्खी ने काटा तो इन्फ्लेमेशन होगा। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? रेडनेस, स्वेलिंग, दैट एरिया बिकम्स वार्म। और ये इन्फ्लेमेशन के लिए आपके बेसोफिल नाम के सेल्स, या फिर बेटा आप एनिमल टिश्यू में एक सेल्स पढ़ोगे जिसे बोलते हैं मास्ट सेल, क्योंकि मास्ट सेल्स और बेसोफिल जो होती है ना बेटा, वो एक तरीके का काम करती है, क्योंकि वो एक तरीके की चीजें रिलीज करती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, तो मैं एक चीज बता देती हूँ कि आपने बेसोफिल के बारे में लिखा है कि ये इन्फ्लेमेशन करवाती है। कैसे इन्फ्लेमेशन कराती है? जैसे ये बेसोफिल है, जैसे आपकी ये बेसोफिल है, तो ये क्या सिक्रीट करती है बच्चों? ये सिक्रीट करती है, ये सिक्रीट करती है ना। सिक्रीट की जगह आप ऐसे लिखो इट कंटेन्स। इसके पास कौन कौन से हथियार हैं? इट कंटेन्स बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू, जो आपको बार बार काम में आएगा। ठीक है, नंबर 1 हिस्टामीन, जो मेनली इन्फ्लेमेशन करवाता है। कैसे करवाता है अभी मैं लिख रही हूं। हिस्टामिन लिख के ना 2 लाइन का स्पेस छोड़ना। सेरोटोनिन, एंड बच्चों तीसरा हिपैरिन। ठीक है, व्हाट इज अ हिस्टामिन? हिस्टामिन होता है बेटा मेनली जो इन्फ्लेमेशन करवाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब था रेडनेस है, एरिया में रेडनेस आ गई, स्वेलिंग आ गई, है ना, एंड वार्म हो गया वो एरिया। आप खुद सोचो ना बेटा, रेडनेस या स्वेलिंग क्यों आ रही है? रेडनेस या स्वेलिंग इसीलिए आती है, कोई भी जब बेटा फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर एंटर किया तो आपकी बॉडी को लगेगा कि आपकी बॉडी पर अटैक हो रहा है, तो आपकी बॉडी क्या करती है ना बेटा, वहां पर अपने सेना को ज्यादा अमाउंट में भेजती है कि भैया कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, प्लीज तुम वहां पे जाओ और वहां पे उस चीज को ठीक करने की कोशिश करो। तो क्योंकि आपकी बॉडी में जब कोई पैथोजन आता है तो आपकी WBC फाइट करने के प्रोस्पेक्टिव से वहां जाती है, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ ब्लड उस एरिया में ज्यादा पहुंच जाता है। ओवरऑल अमाउंट ऑफ फ्लूइड अगर वहां पे ज्यादा होगा तो वो एरिया थोड़ा स्वेल अप हो जाएगा, है ना। वो एरिया में रेड ब्लड सेल्स भी गए तो वो एरिया थोड़ा सा रेडिश ज्यादा दिखेगा कंपेयर्ड, क्योंकि आपके ब्लड सेल्स वहां पे ज्यादा पहुंच रहे हैं। समझ में आ रही है बात? यस एवरीबॉडी, ठीक है। अभी देखो बेटा मैं क्या बोल रही हूं, इसके पास 3 हथियार हैं, इसके पास वैसे अलग अलग चीजें होती है। मेनली इन्फ्लेमेशन के लिए हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। हिस्टामिन क्या करता है बेटा, आपकी जो ब्लड वेजल्स होती है ना, अब आपको चाहिए कि भैया इन्फ्लेमेशन हो क्योंकि पैथोजन आया, तो आपको उससे फाइट करना है, आपको उससे फाइट करना है, तो आपके जो सेल्स है वहां पे वो ज्यादा पहुंचने चाहिए। अब आपकी ब्लड वेसल का डायमीटर इतना है, आपकी ब्लड वेसल का डायमीटर इतना है, तो इतने से जो ब्लड पहुंच पा रहा है, अगर मैं इस डायमीटर को ब्लड वेसल के इतना कर दूं, चौड़ा कर दूं, तो ज्यादा अमाउंट में ब्लड जा पाएगा, ज्यादा ब्लड जा पाएगा तो ज्यादा WBC जा पाएंगे, तो ज्यादा बेहतरीन फाइट होगा, राइट। तो एक्चुअल में आपके हिस्टामिन का काम होता है आपकी जो पतली ब्लड वेजल्स, आपकी जो ब्लड वेजल्स है उसको डायलेट कर देना, ब्लड वेजल को डायलेट कर देना, ताकि अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो उस एरिया में ज्यादा हो पाए।
मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? यस। तो हिस्टामीन एक्चुअल में होता है वेजोडाइलेटर। वेजो का मतलब होता है ब्लड वेजल, डाइलेटर का मतलब जो चीज उस चीज को चौड़ा कर दे, डायलेट कर दे। यानी कि अगर आपकी ब्लड वेजल इतनी थी, जैसे ही हिस्टामीन उसके ऊपर काम करेगा अब आपकी ब्लड वेजल ऐसी हो जाएगी, मतलब आपकी ब्लड वेजल बेसिकली डायलेट कर गई। आपकी बेसिकली ब्लड वेजल क्या कर गई? डायलेट कर गई। समझ आ गई बात सभी को? यस एवरीबॉडी, क्या मेरी बात सभी को समझ आई? ये देखो, वेजो का मतलब ब्लड वेजल। एक तो यार ये बोर्ड ना यार सही में गुस्सा आता है, हद ही है। जिस मर्जी, अपने मर्जी से ही कलर हो जा रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी कलर हो रहा है। वेजो का मतलब ब्लड वेजल, डायलेटर का मतलब डायलेशन, चौड़ा हो जाना। तो यहां से अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो भी तो बढ़ जाएगा ना यार, ठीक है? यस यस, ठीक है ना? और देखो सेरोटोनिन जो होता है ना बच्चों, एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। तो आप अगर एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है, हेपेरिन का ये देखो अपनी मर्जी से पिंक हो गया है। सेरोटोनिन जो होता है ना एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है। इसका काम मतलब होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब कि ब्लड वेजल की डायमीटर को वापस से नॉर्मल कर देना, ठीक है? तो वेजो डायलेटर है हिस्टामीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, मेजरली इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। ये ब्लड वेजल बनाई हुई है। और बेटा हेपेरिन का मतलब शायद आप लोग को पता हो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूं, एंटी कोगुलेंट है। बोर्ड बहुत ग्लिच कर रहा है यार। एंटी कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट का मतलब पता है? एंटी का मतलब होता है अपोजिट। ये देखना वर्ड गायब हो जा रहा है, फिर किसी का कलर किसी में लग जा रहा है। एंटी का मतलब होता है बेटा अपोजिट। कोगुलेंट, अभी मैं आपको कोगुलेशन पढ़ाऊंगी, ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाऊंगी, क्लॉट को अपोज करने वाला एंटी कोगुलेंट। वर्ड को तोड़ के भी बेटा कई बारी ना तुम मतलब समझ सकते हो, ठीक है? इसे फटाफट डन कर लो। पीछे कुछ लगा तो नहीं हुआ है वो जो बोर्ड को भी पढ़ने में मौत आती है लगता है। किधर लिखूं मैम? अपने माथे पे लिख ले, यहाँ पे लिख बेसोफिल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। कुछ भी बेटा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ तो कहां लिखो? कॉपी में ही लिख रहे हो या यहाँ पे लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो? तो बेटा कोगुलेंट का मतलब तो अभी मैं आगे आपको धीरे धीरे समझाऊंगी भी। कोगुलेंट का मतलब होता है क्लॉट, क्लॉट को अपोज करने वाला। और हिस्टामिन और सेरोटोनिन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो बेसोफिल्स इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब अगर ब्लड वेसल इतनी है तो उसको और पिचका देना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना। ये देखो ना, आप ये देख लो, ये देखो ना, मैं यहाँ पे आपको बना के समझा दे रही हूँ। ये ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल जब सेरोटोनिन एक्ट करता है तो और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। देखो ब्लड वेसल का डायमीटर, ठीक है? यस, कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करना, पिचकाना। डन हो गया ना? डन हो गया ना? अब बेटा हमें बाकी दो आपके ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? ये डन हो गया अगर आप लोगों का। एंटी मतलब अपोजिट, कोगुलेंट मतलब क्लॉट, जो क्लॉट ना होने दे, अपोजिट ऑफ कोगुलेशन, ठीक है? और मैंने यहाँ पे कोगुलेंट का इसलिए भी मतलब, एक तो बेटा मैंने देखो 2-3 बार बोला, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको मतलब को फटाफट से लिख लो। और नहीं भी लिखोगे तो आगे मैं आपको पूरी क्लॉटिंग ही समझाऊंगी। तो कोगुलेंट का मतलब तो आपको बार बार समझ में आएगा ही वहां पे। अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट, अपोजिट ऑफ क्लॉटिंग, ठीक है? अच्छा हिस्टामिनिडेज तो मैंने बताया ही नहीं। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा याद दिलाया। बेटा मेरे को अब तुम क्या इसका मतलब समझा सकते हो? आप लोग एक बारी मुझे कमेंट्स में बता दो। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इन्फ्लेमेशन, अब देखो जब किसी को एलर्जी होती है ना, जब
पोलन ग्रेन से किसी को एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को किसी फूड आइटम से एलर्जी होती है, तो उसमें भी तुम इन्फ्लेमेशन देखते हो, उसमें भी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें ना बेसोफिल जैसे ही जो एक सेल होते हैं ना जो इन्हीं की तरह काम करते हैं, वो भी हिस्टामिन हेपारिन सिक्रीट कर सकते हैं। वो सेल्स होते हैं मास्ट सेल्स। तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है जब किसी को एलर्जी होती है, लाल हो जाता है चेहरा, वाटरी आईज हो जाती है, रनिंग नोज होती है, छींके आ रही है, इन्फ्लेमेशन होता है जब एलर्जी होती है। तो अब मेरे को क्या कोई ये बता सकता है कि मैंने इयोसिनोफिल के बारे में लिखा हुआ है, इट इज एंटी एलर्जिक। और एंटी एलर्जिक क्यों है? क्योंकि ये सिक्रीट करता है समथिंग विच इज वर्किंग अपोजिट टू एंटी हिस्टामिन। हाँ, एंजाइम तो है, ये बात बिल्कुल सही है, एंजाइम तो है, ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपको समझा देती हूं, चलो। जब एलर्जी होती है ना बच्चों, जब एलर्जी होती है तो इन्फ्लेमेशन होता है, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हिस्टामिन होता है। अब हिस्टामिन के इफेक्ट को कम करने के लिए आपको कोई एक ऐसी चीज चाहिए जो, भैया अगर बहुत ज्यादा हिस्टामिन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो आपको चाहिए कि जब आपको एलर्जी हुई तो चलो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो रही है, हिस्टामिन हो रहा है, हिस्टामिन अपना काम कर रहा है, तो नाउ यू नीड समथिंग जो हिस्टामिन को रोक दे, अपोजिट काम करे, एंटी हिस्टामिन आपको चाहिए। इसीलिए इयोसिनोफिल एलर्जी के वक्त में बढ़ता है ताकि एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर सके। समझ आ रही है बच्चों बात? यस यस। तो अगर आपको इस चीज को नोट करना है तो आप यहाँ पे, तो आप कैसे ही नोट करोगे बच्चों, मैं आपके लिए यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, आप नोटबुक के ऊपर लिख लो कहीं पे, आप नोटबुक के ऊपर कहीं पे लिख लो अपोजेस हिस्टामिन, तभी तो एंटी हिस्टामिन है, अपोजेस हिस्टामिन विच इंक्रीज्ड ड्यूरिंग inflammation, which increased during inflammation in allergy, that's it। एलर्जी में जो हिस्टामिन बढ़ा था उसको अपोजिट काम करने वाला, ठीक है। आप इसे बेटा फटाफट नोट करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं। युगल, यार बच्चे कह रहे हैं चैट्स बहुत ही ज्यादा लैग कर रहे हैं या स्लो चल रहे हैं, हालांकि मेरे को चैट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा चैट ना करे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने में फोकस होना चाहिए, बट फिर भी एक बारी देख लो। फरा बेटा धन्यवाद। डन 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 कर लो एक बारी, मैं टाइम दे रही हूं, आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्या बेटा, ये सारी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन होती है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी, ठीक है। आप अगर एक एक वर्ड, एनसीईआरटी को हम क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी को हम समझाते हैं, जब एनसीईआरटी को समझाते हैं या एनसीईआरटी को डिटेल में बताते हैं ना बेटा, तो उसके वर्ड्स के मतलब को समझाने के लिए या उनके फंक्शंस के मतलब को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज बताते हैं। और ऐसा मत सोचो, अभी सही है, और ऐसा मत सोचना कभी कॉन्सेप्ट को, अभी तुम 11th का 11th में पढ़ रहे हो, तुम ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम की कमी है तो एकदम भाग जाए, कई चीजों के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश किया करो, सबका नहीं, मैं नहीं बोलती हूँ पीएचडी करो किसी टॉपिक में, बट कोई चीज एनसीईआरटी में अगर दी है तो उसका मतलब, उसके बिहाइंड उसका जो साइंस है उसको समझना आपको पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। चलो ये हो गया, हमने सारे बेटा सारे ग्रैनुलोसाइट का हमने कर लिया है कंप्लीट। अब हम आते हैं किस पे बच्चों, अब हम आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट को ना फ्लो चार्ट में करना चाहोगे, फ्लो चार्ट में ही कर लो। ए ग्रैनुलोसाइट को बेटा आप फ्लो चार्ट में ही कर लो। ए ग्रैनुलोसाइट जिसके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ये 2 टाइप के हैं, ये 2 टाइप के हैं। नंबर 1 मोनोसाइट्स, एंड नंबर 2 lymphocytes। When you will go in 12th standard and you will read बेटा lymphocytes, human health and diseases, वहां पे lymphocytes पे आपको काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, काफी ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे हमने बेटा टेबल में किया था, बिल्कुल हम उसी तरीके से करेंगे। हम इनकी अपीयरेंस देखेंगे कि इनकी शक्ल कैसी दिखती है। तो मोनोसाइट जो होता है ना बेटा, सबसे बड़ा WBC होता है, द लार्जेस्ट WBC इज योर मोनोसाइट। तो मैंने थोड़ा लार्ज बनाया भी है।
इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप होता है। सबको किडनी की शेप तो पता ही है ना, किडनी की शेप तो पता ही है ना भाई। वैसे राजमा देखा है, खाया भी होगा। अब ज्यादा राजमा से रिलेट करूंगी तो अगले दिन राजमा नहीं खा पाओगे। राजमा जैसा इसका देखो न्यूक्लियस है। हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं, हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं इसका न्यूक्लियस। किडनी शेप, बीन शेप या फिर हॉर्स शू शेप। फंबल हो जाते हैं बोलने में, जुबान लड़खड़ा जाती है, ठीक है। लिम्फोसाइट का तो बेटा बिल्कुल नॉर्मल सा सर्कुलर न्यूक्लियस है, कोई झोल नहीं है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, आज ही खाया हूं मैम। एक्चुअली पता है बच्चों, जब हम मास्टर्स में थे तो हमें माइस पे एक्सपेरिमेंट करना होता था, ठीक है। तो हम माइस पे एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि माइस का अगर तुम क्रोमोसोम पैटर्न देखोगे तो ह्यूमन से काफी कुछ मिलता है। तो आपको पता भी होगा कि माइस पे, रैट्स पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट इसलिए होते हैं, ऑफकोर्स जो वैक्सीन बना रहे हो। अब कई बच्चे बोलेंगे ये बहुत गलत है, ये है वो है। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो एक्सपीरियंस मेरे कॉलेज में हुआ था। तो जब अगर आप माइस की किडनी को ऑब्जर्व करोगे ना बेटा, अब मिलता जुलता है, किडनी शेप तो है ही, बीन शेप है और राजमा जैसा तो है ही। अगर माइस का तुम किडनी देख लोगे ना तो राजमा देख लोगे तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। इट इज साइज वाइज ऑल्सो एंड सो सिमिलर इन अपीयरेंस। तो एनीवे, मोनोसाइट के बारे में बेटा पूछा भी जाता है कि सबसे बड़ा जो आपका WBC है वो कौन सा है। तो लार्जेस्ट WBC जो है बच्चों वो ये है। अब बेटा देखो इसके जैसे वो होता है ना, जैसे बोला ना, एनिमल्स के साथ में इमोशंस जुड़े होते हैं, लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन अब आप खुद सोच के देखो कि इसके दो पहलू हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए जाते हैं, मैम ऐसा हम उनके साथ क्यों गलत कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इसके दो पहलू हैं। अगर आप सोच के देखो कि एक्सपेरिमेंट अगर आपको चाहिए, कोविड आया, वैक्सीन बनी, तो वैक्सीन बेटा पहले आप कैसे ट्रायल करोगे? या तो आप कह दो कि सीधे ह्यूमंस पे ट्राई कर दो, और ह्यूमंस पे ट्राई करके फिर आप देखो उसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी बेटा चीजें होती है कि आपको किसी केमिकल, आपने दवाई बनाई, उसकी टेस्टिंग आप कैसे करोगे। ऊपर से बेटा बहुत सारे फेजेस में टेस्टिंग होती है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। ऐसे नहीं है कि कोई भी चीज कैसे बना दी जाए। कैंसर आप सोचते हो यार कैंसर की कोई मेडिसिन ही नहीं है, इस कैंसर की कोई दवाई नहीं है, इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है। जब हम ये बोलते हैं और वही लोग एट द सेम टाइम ये भी बोलते हैं कि एनिमल्स पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, तो आप खुद लॉजिकली सोच के देखो कि इसका कोई तुक नहीं बैठेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। बट एनीवे, आप ये 12th क्लास में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एक मंकी बनाया था जिसके फर ग्रीन कलर के थे, उसका नाम था एंडी, ठीक है, एंडी मंकी। पर हम बेटा बायोटेक्नोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं ये लार्जेस्ट WBCs या मोनोसाइट, लिम्फोसाइट तो ठीक है जैसा भी है, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाता है इसका न्यूक्लियस का। अब देखो इनके पास कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, इसीलिए ये एग्रैन्युलोसाइट्स हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स जो है बेटा, इनमें जो न्यूक्लियस होता है किडनी शेप होता है, या हॉर्स शू शेप होता है, या बीन शेप होता है, सेम थिंग, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है ना। यस, हाँ, इसका न्यूक्लियस कैसा है? राउंड राउंड, गोल गोल। इसकी परसेंटेज क्या होगी बच्चों? इसकी परसेंटेज क्या होगी? यस, इसकी परसेंटेज, मोनोसाइट होता है 6 से 8% ऑफ द टोटल WBC, लिम्फोसाइट होते हैं 20 से 25% ऑफ टोटल WBC। मोनोसाइट का मैं फंक्शन ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो ये आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोनोसाइट। मोनोसाइट का फंक्शन क्या है? मोनोसाइट का फंक्शन क्या है? इट इज अगेन फैगोसाइटिक। जैसे न्यूट्रोफिल होता है फैगोसाइटिक इन नेचर, इन द सेम वे योर मोनोसाइट्स आर आल्सो फैगोसाइटिक इन नेचर। तो ये फैगोसाइटोसिस करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है? फैगोसाइटोसिस। इसका फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। अब बेटा देखो, लिम्फोसाइट का अगर तुम फंक्शन देखोगे ना, तो एक लाइन में तुम ये लिख सकते हो इम्यूनिटी। एक लाइन में तो वैसे तुम लिख सकते हो इम्यूनिटी,
पर मैं आपको लिम्फोसाइट की 2 टाइप्स भी बता दे रही हूं जो आगे तुम्हें कहीं ना कहीं काम में आएगी, ठीक है। लिम्फोसाइट तुम्हारी डिफेंस में, तुम्हारी इम्यूनिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लिम्फोसाइट के बेटा 2 टाइप होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। और ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स भी फर्दर डिफरेंट टाइप के होते हैं जो तुम्हें यहां पे नहीं पढ़ने हैं। प्लाज्मा बी सेल्स, इफेक्टर बी सेल्स, फिर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। मैं एक बार देख लूंगी एनसीईआरटी में यहाँ पे उनके नाम आई डोंट थिंक कि दिए होंगे। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, नहीं दिया हुआ है ना, उससे ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है। टी सेल्स भी बेटा अलग अलग टाइप के होते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, बट ऑल दिस डिटेल बेटा यू विल रीड इन इम्यूनिटी वाला चैप्टर अगेन इन 12th क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे तुम सिंपली एक चीज लिख सकते हो जो एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है कि लिम्फोसाइट भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके बी लिम्फोसाइट जिसे आप बी सेल बोलते हैं, और एक होता है बेटा आपका टी लिम्फोसाइट जिसे आप टी सेल बोलते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों मिलके बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनिटी, दैट्स इट, इतना ही आपके काम का है, प्रोवाइड इम्यूनिटी। अब हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे। पहले आप मेरे को बताओ यहां तक किसी को कोई मौत तो नहीं आ रही है? यस नूर बेटा, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप कहीं और से बेटा 12th क्लास के लेक्चर से पढ़ लो, ये तो 11th क्लास का है, ठीक है। तो 11th क्लास में इतनी डिटेल मिलेगी, 11th क्लास में 12th की पढ़ाई नहीं करनी है, पहले 11th निकाल ले बेटा। हाँ डन 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 डन। जब पढ़ना ही नहीं है बच्चों, कैन यू टेल द डिवीजन अगेन? यस बेटा, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट 2 तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, और एक तरीके का लिम्फोसाइट होता है वैसे तो जिसे नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं, वो भी लिम्फोसाइट्स ही होते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं आपके बी सेल्स, एक होते हैं टी सेल्स, और ये भी फर्दर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। टी सेल्स होते हैं किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, हेल्पर टी सेल। आपसे जब इस चैप्टर में पूछेंगे ही नहीं तो आप उस डिटेल में जा क्यों रहे हो बेटा, है ना। बी सेल भी 2 टाइप के होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स, बट जरूरत नहीं है बच्चों, जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बेटा आप एक चीज लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एंटीबॉडी के बारे में पढ़ोगे, ये भी यहां पे दिया नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हो कि यही वो सेल्स होती हैं जो अल्टीमेटली एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं। बी सेल्स का भी एक पर्टिकुलर बी सेल होता है जो एक्चुअल में एंटीबॉडी सिक्रीट करता है, प्लाज्मा बी सेल्स। यही वो सेल्स होती है जो अल्टीमेटली एंटीबॉडी सिक्रीट करती है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है। डन 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 कर लो बच्चा पार्टी एवरीवन। यस एवरीबॉडी, फटाफट से एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। पिछली क्लास में हमने आरबीसी तक रीडिंग की थी। अब आप बेटा मेरे को एक बात बताओ, पेज नंबर बता दो, ठीक है, पेज नंबर बता दो। जहां आरबीसी के नीचे ना ये रहा, क्या पेज नंबर है? 279 एंड 194। 194 आई थिंक न्यू एनसीईआरटी में होगा, एंड 279 280 जो है ना, 280 जो है वो पुरानी एनसीईआरटी में होगा, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स एज दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल के पास कलर ही इसलिए आता है क्योंकि उसके पास आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है, इसके पास वैसा कोई पिगमेंट नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन नंबर, एवरेज है इतना। ऑफ कोर्स आपकी आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियाई, लेकिन आपके डब्ल्यूबीसीज में तो अलग अलग में अलग अलग टाइप ऑफ न्यूक्लियाई थे, आपने देख लिया। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड। देखो बेटा ये लाइन याद तो रहनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमने आरबीसी का लाइफ स्पैन लिखा हुआ है 120 दिन, पर हमने किसी ल्यूकोसाइट का लाइफ स्पैन नहीं लिखा। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ल्यूकोसाइट्स में अलग अलग ल्यूकोसाइट की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। इनफैक्ट बेटा जब वो टिश्यू में होते हैं आपके पर्टिकुलर टाइप के डब्ल्यूबीसी तो उनकी लाइफ स्पैन अलग होगी, जब आपके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं तो उनकी लाइफ स्पैन अलग होती है, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन फिक्स नहीं होती है। इसीलिए हमने इनकी लाइफ स्पैन अलग से मेंशन नहीं की है, बट आप ऐसे लिख सकते हो कि इनकी लाइफ स्पैन छोटी ही होती है। डिफेंस में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटा इनकी लाइफ स्पैन कम ही होगी, ठीक है। आगे वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी। एक बेटा आपके पास ग्रैनुलोसाइट्स हैं, एक आपके पास ए ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। अच्छा एक बारी मैंने एक वो पढ़ा था
एक कमेंट एक बच्चा कर रहा था, मैम आप एनसीईआरटी की लाइन को हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया करो। बेटा अब एक फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको, ऑफ कोर्स करना ही चाहिए, लेकिन अब जैसे ये वाली लाइन है, इसको अगर मैं नहीं बताऊंगी तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है ना, इसीलिए कुछ कुछ लाइंस को मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इसका मतलब तो आपको समझ आ रहा है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट। अब इसे हिंदी में बोलूंगी, न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल, बेसोफिल विभिन्न प्रकार के ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? जहां जरूरत है बेटा वो मैं डेफिनेटली तेरे को एक्सप्लेन करके दूंगी, ठीक है। While lymphocytes and monocytes are agranulocyte, ये lymphocyte और monocyte बेटा क्या होते हैं? agranulocyte होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबंडेंट सेल, परसेंटेज बहुत ज्यादा जरूरी फॉर योर नीट एग्जाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं, 60 से 65% होते हैं बच्चों, एंड बेसोफिल सबसे कम होते हैं, 0.5 to 1%। मैक्सिमम और लीस्ट तो बेटा पूछते ही हैं, बट इस चैप्टर में बच्चों ये सारी चीजें दी हुई है, सबका परसेंटेज दिया हुआ है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर। देखो ये दोनों फैगोसाइटिक है, और मोनोसाइट का परसेंटेज भी दिया हुआ है 6 से 8%, ठीक है। फैगोसाइटिक इन नेचर विच डिस्ट्रॉयज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स एंटरिंग द बॉडी। जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आ रहा है वो उसको आप डैमेज कर देते हो, उसको आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, वैसोडाइलेटर, सेरोटोनिन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, हेपारिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट, एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। देखो जब दिया ही हुआ है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन तो आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब क्या, हिस्टामिन मतलब क्या, सेरोटोनिन मतलब क्या, या फिर बच्चों क्या, या फिर क्या, हेपारिन मतलब क्या। समझ आ रही है बच्चा पार्टी? इओसिनोफिल 2 to 3% होती है, इट रेजिस्ट इन्फेक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब क्या, बचाना, तभी तो हम बोल रहे हैं एंटी पैरासाइटिक। हेलमिंथ इन्फेक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ा हुआ है क्योंकि उसको रोकने के काम में आ रहा है। एंटी पैरासाइटिक, एनसीईआरटी में ना ऐसी छोटी छोटी बातें लिख लिया करो, एनसीईआरटी में ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चा पार्टी लिख लिया करो। एंड आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। एसोसिएटेड क्यों? क्योंकि एंटी एलर्जिक है, क्योंकि एंटी एलर्जिक है, ठीक है ना। लिम्फोसाइट जो कि 20 से 25% होती है, आर टू मेजर टाइप बी एंड टी फॉर्म। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ बॉडी। डन, डनाडन, डन। अब हम लास्ट ब्लड का कंपोनेंट करेंगे, दैट इज ब्लड प्लेटलेट्स। आप कौन सी बुक से पढ़ा रही हो बेटा? एनसीईआरटी अब ओल्ड है या न्यू है ये तो नहीं पता। युगल मेरे पानी भिजवा दे यार, देख ही नहीं गए दोबारा। डन 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 बच्चा पार्टी, प्लेटलेट शुरू करें। देखो प्लेटलेट जितनी जल्दी पढ़ोगे उससे रिलेटेड क्लॉटिंग उतनी जल्दी पढ़ोगे और उससे रिलेटेड एनिमेशन उतनी ही जल्दी करोगे, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस, ठीक है। चलो फटाफट से। अच्छा इसकी शक्लें भी एक बारी देख लेना, आइडेंटिफिकेशन के लिए आती है बच्चों। या आपकी बी लिम्फोसाइट, या आपकी टी लिम्फोसाइट, या आपके मोनोसाइट हॉर्स शू शेप न्यूक्लियाई, या फिर क्या बोला, किडनी या बीन शेप बैन बोल रही हूं। मिस्टर बीन देखते थे। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, हेडफोन शेप देख रहे हो, इओसिनोफिल्स, ठीक है। ये प्लेटलेट्स हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ये आपकी आरबीसी है, ठीक है। चलो चलो अब हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ना जब मैं प्लेटलेट्स पढ़ाती हूं तो मैं उसके साथ ही ना क्लॉटिंग भी पढ़ा देती हूँ। वी वांट गिरीश बैक, चलो गिरीश को बता देंगे कि वी वांट गिरीश बैक, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के साथ में ही ना हम प्लेटलेट्स का ब्लड क्लॉटिंग वाला, क्योंकि प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, तो हम प्लेटलेट्स वाले टॉपिक के साथ ही क्लॉटिंग भी समझ लेंगे। बेटा प्लेटलेट्स को प्यार से बुलाया जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, अनदर नेम ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। आपको इसका कार्य तो पता ही है कि ये क्या कार्य करती होंगी। ये ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती है। कैसे ब्लड क्लॉटिंग करती हैं ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। पहले हम बेटा क्या करेंगे, इसका नंबर देखेंगे कि ये कितने अमाउंट में है आपके ब्लड में। तो इसका नंबर होता है बेटा 1.5 लाख से 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसको पता होगा कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं। तो लास्ट ईयर जब तुम लोग मेरे अर्जुनाज नहीं थे, तुम 10वीं कक्षा में थे, ठीक है, तो लास्ट ईयर नवंबर के टाइम पे मेरे को डेंगू हुआ था, ठीक है।
ऑफ कोर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, कोई मसाले नहीं लगा रही हूँ बेटा इस कहानी में। इसी स्टूडियो में मैं पढ़ाती हूँ, मैं एक्चुअली इसी स्टूडियो में पढ़ाती हूँ। ये मेरा ऑफिस में मेरा सबसे फेवरेट स्टूडियो है, स्टूडियो नंबर 8, ठीक है। इसी में बेटा मच्छर, और उस वो वाला जो सीजन होता है ना उसमें बहुत मच्छर थे, और मैं लक्ष्य की क्लास ले रही थी उस टाइम पे, और मेरे को मच्छर ने काटा, और मैंने देखा वो, आपको पता है मच्छर की आइडेंटिफिकेशन होती है उस वाले डेंगू फैलाने वाला मच्छर, पता है कौन सा मच्छर होता है? एडीज मस्कीटो। तो उसमें ब्लैक वाइट स्ट्राइप होते हैं। हर मच्छर नहीं फैलाएगा, जिसमें पैथोजन होगा वही फैलाएगा। और मैंने उसको मारा और मेरे को लगा कि यार इस मच्छर ने कुछ तो कांड किया है, ठीक है, और बस हो गया डेंगू। उसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो जाती है, तो मैं मेरी प्लेटलेट 70,000 भी हो गई थी। और बेटा और अगर ड्रॉप करती जाए तो फिर हो जाता है पंगा। इनफैक्ट इतनी प्लेटलेट्स ड्रॉप अगर किसी की बहुत ज्यादा हो जाए तो आप जब ब्रश, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो अगर आपको छोटा सा भी कुछ हर्ट करे ना ब्रश करते वक्त, अगर आपके गम्स में भी लग जाए तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ठीक है। बट एनीवे बच्चा पार्टी, वापस आते हैं टॉपिक पे। ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। अब ये प्लेटलेट्स बनती कैसे है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया भी था, हाँ मैंने इसके बारे में तुम्हें बताया भी था कि वैसे तो सारी ब्लड सेल्स बेटा कहां से बन रही है, या सारे ब्लड के जो भी कंपोनेंट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स में वो कहां से बन रहे हैं? बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स है। इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा ना एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखो ये आपका बोन का मैं वो हिस्सा बना रही हूं, जिस बोन के हिस्से में हम क्या बना रहे थे, ये रेड बोन मैरो, जिससे तुम्हारे सारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टेम सेल्स हैं। यहाँ वो सेल्स बेटा स्टेम सेल्स जिनसे तुम्हारे अल्टीमेटली सारे ब्लड सेल्स बन रहे हैं, दीज आर दी स्टेम सेल्स। अब एक चीज जरा ध्यान देना, जैसे कि मैंने बोला था एक ही बार में स्टेम सेल्स से थोड़ी बन जाता है, इट्स अ सीरीज ऑफ बेटा स्टेप्स ना। मल्टी स्टेप, ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा, तो स्टेम सेल से पहले कुछ बनेगा, फिर उससे कुछ बनेगा, फिर उससे आगे जाके आरबीसी, फिर इसकी दूसरी ब्रांच होगी, उससे आगे जाके डब्ल्यूबीसी, फिर एक तीसरी ब्रांच होगी, उससे आगे जाके क्या बनेगा, उससे आगे जाके प्लेटलेट। तो ऐसे बेटा स्टेम सेल्स जो होती हैं इनसे आगे जाके एक सेल बनती हैं जिन्हें बोला जाता है मेगा कैरियोसाइट। बनाना है ये आपको, दिस इज अ मेगा कैरियोसाइट, दिख रहा है आपको ये। इसे मेगा कैरियोसाइट बोलते क्यों है? मेगा का मतलब होता है लार्ज, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल। मेगा कैरियोसाइट, दिस इज अ मेगा कैरियोसाइट। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपकी जो प्लेटलेट्स है वो किससे बनती है? मेगा कैरियोसाइट से बनती है। मेगा का मतलब हो गया लार्ज, कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस। ये वो मदर सेल है बच्चों जिससे आगे जाके प्लेटलेट्स बनेगी। बट प्लेटलेट्स को बोला जाता है, प्लेटलेट्स आर सेल्यूलर फ्रैगमेंट, वो सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं, टुकड़े होते हैं। एक्चुअल में बेटा इसी मेगा कैरियोसाइट के टुकड़े जो सेल्स के फ्रेगमेंट बच जाते हैं। फ्रैगमेंट्स मतलब होता है टुकड़े, इर्रेगुलर शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, कोई ओवल है, कोई राउंड है, कोई फिक्स शेप नहीं है। इन सेल से बेटा ऐसे कुछ टुकड़े होते हैं, टुकड़े बनते हैं, ऐसे कुछ फ्रैगमेंट्स बनते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट भरा क्या ही मेरे ना शब्द जो है लड़खड़ा जा रहे हैं। तो इस तरीके का बेटा, इस तरीके से आप यहां पे बना लो कि इस तरीके से इसमें से टुकड़ा टूटा, ठीक है। तो इस तरीके के बेटा इरेग्युलर शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिससे जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। इसमें जो चीज भरी होती है ना एक्चुअल में वही क्लॉटिंग में हेल्प करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके अंदर थैंक यू इसके अंदर कोई, यार टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल कर दे, यस हाँ ठीक है। अभी देखो ये क्या है, सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स, सेल के फ्रैगमेंट्स। These are platelets. Irregular shape,
irregular shape and they are filled with थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्चुअल में क्लॉटिंग कराता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्चुअल में क्लॉटिंग कराता है. This thromboplastin is actually responsible for clotting. Yes बेटा, yes यशराज बेटा, these are the मेगाकैरियोसाइट के टुकड़े, फ्रैगमेंट्स. जसकरण बेटा धन्यवाद. ठीक है, कितने प्यारे हैं. हाँ कशिश, प्यारे तो हैं. इनमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है, पहले डन कर लो बेटा, एक बारी पहले डन कर लो. डन 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 डन. डन हो गया. तो बेसिकली हुआ क्या बेटा, आपकी बोन मैरो थी, कौन सी बोन मैरो थी, आपकी रेड बोन मैरो थी मैम. रेड बोन मैरो में आपके स्टेम सेल्स थे जिनसे इवेंचुअली सारे ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स बन रहे थे. जो आपका बोन बोरो लिख रही थी, बोन मैरो, इनमें बेटा आपके जो स्टेम सेल्स थे वो एक सेल बनाते हैं आगे जाके, मेगाकैरियोसाइट, जो जननी होती है आपके प्लेटलेट्स की. मेगाकैरियोसाइट मतलब लार्ज न्यूक्लियस, इसी के टुकड़े 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 फ्रेगमेंट से बनते हैं आपके प्लेटलेट्स या आपके थ्रोम्बोसाइट्स, जिसके अंदर होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो एक्चुअल में ब्लड क्लॉटिंग कराता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. बट कैसे, क्वेश्चन आता है ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है. ठीक है, इसकी लाइफ स्पैन होती है बेटा सप्ताह भर की, एक वीक. आई थिंक एनसीईआरटी में दिया भी होगा कि 7 डेज के लिए सर्वाइव करते हैं, एक वीक इनकी लाइफ स्पैन होती है. और एक चीज में क्या बता रही थी, कुछ तो बता रही थी, हाँ, इसका फंक्शन क्या होता है, क्लॉटिंग. अगर मैं इनकी लाइफ स्पैन की बात करूं तो इनकी जिंदगी कुछ चंद दिनों की होती है, एक वीक. और इनका फंक्शन होता है क्लॉटिंग, जिसको कि हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे. पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, फिर ब्लड क्लॉटिंग या क्लॉटिंग के लिए ही एक शब्द यूज किया जाता है, कोगुलेशन. अगेन इट्स अ ब्यूटिफुल एंड अ वेरी इजी टॉपिक, एंड लाइक आई सेड इसकी एक एनिमेशन भी है. अब तो आगे आने वाले चैप्टर में काफी एनिमेशन होंगे क्योंकि हार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो डन 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 एवरीबॉडी. इससे रिलेटेड कौन सा टॉपिक, ब्लड क्लॉटिंग. सोलह हो रखा है. डन हो गया एवरीबॉडी. पक्की बात. चलो प्लेटलेट्स के बारे में एनसीईआरटी क्या देती है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग को बेटा वहीं से कंटिन्यू करते हैं. देखो, प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है, दे आर दी सेल फ्रैगमेंट, एंड ये सेल फ्रैगमेंट किससे प्रोड्यूस हुए, दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट स्पेशल सेल इन बोन मैरो. अब आई डोंट थिंक कि तुम्हें इसमें 1% की भी प्रॉब्लम होगी. ठीक है, क्योंकि हमने पूरा इसको हमने देखा, डायग्राम में देखा कि कौन से सेल है मेगाकैरियोसाइट, मैम कहाँ है, किससे बनते हैं, तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम होनी चाहिए. बोन नॉर्मली कंटेन, बोन में कितने आपके पास बोन, ब्लड, वही मैं सोचूं बोन मैंने क्यों पढ़ा. ब्लड यूजुअली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख बेटा प्लेटलेट्स पर mm³ ऑफ ब्लड. प्लेटलेट कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो बेटा ये सब्सटेंसेस क्या है, ये एनसीईआरटी में नोट कर लो, ये एनसीईआरटी में नोट कर लो क्या है ये सब्सटेंसेस. ये सब्सटेंसेस है थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है, अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर. ऑफ कोर्स जो चीज क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, अगर उसका नंबर रिड्यूस हो जाएगा तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो होंगे ही ना यार, क्लॉटिंग डिसऑर्डर तो होंगे ही, विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी. भाई कट लगा,
काम करना चाहिए था प्लेटलेट को। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो खून तो ज्यादा बहेगा ही ना भाई, बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। तो हमने कर लिया। अब देखो बेटा, एक बच्चा कह रहा है मैम ब्लड ग्रुप में बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि जब ब्लड क्लॉट के बारे में पढ़ते हैं ना, सॉरी प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो मैं उसी के साथ में कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ाती हूँ। तो उस ब्लड पहले कोगुलेशन पढ़ेंगे, फिर बेटा ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो पहले हेडिंग डालोगे ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन। वेरी इजी बेटा, बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट है इसका, बहुत आसान टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन, हेडिंग डाल लो। अब बेटा ब्लड क्लॉटिंग के लिए किस चीज की सबसे पहले जरूरत है, पहले मेरे को ये बताओ। अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग करनी है तो सबसे पहले व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग? यस एवरीबॉडी। अरे शिवम बेटा, तृप्ति तुम आती नहीं हो। तृप्ति के आने से बेटा क्या होगा, तुम पढ़ाई करोगे तभी तुमको तृप्ति आएगी, वरना बेटा अलग तरीके से तृप्त हो जाओगे तुम। पढ़ाई कर लो तब जीवन में असली वाली तृप्ति मिलेगी। कुछ नहीं रखा है बेटा प्लेटलेट्स। चलो कुछ बच्चे हो सकते हैं मेरे लेक्चर देख के आए होंगे तो वो सही बोल रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं मैम प्लेट, अरे कट लगने की जरूरत है भाई। सबसे पहले तो बेटा तुम्हारे ऊपर कट लगना चाहिए, तुम्हारे टगले पे बजना चाहिए, या तुम्हारा हाथ कटना चाहिए, ठीक है। पहले तो चोट चाहिए ना, इंजरी चाहिए। तो समझो मेरे सपोलो को सबसे पहले बेटा इंजरी हुई, इंजरी नहीं होगी तो प्लेटलेट्स खुद से बेटा क्लॉटिंग थोड़ी करेंगे, सबसे पहले चोट लगनी चाहिए। तो हम अपने बेटा सुंदर से सपोले को बनाते हैं। हमारे सपोले की आइडेंटिफिकेशन है कि उसके सर पे हम एक सपोला बनाएंगे। ये हमारा सपोला है, अर्जुना का हमारे ये सपोला है, ठीक है। सो दिस इज माई सपोला। सपोला दुखी है क्योंकि उसको चोट लग गई। क्यों चोट लगी? उसकी उंगली पे लग गई, ठीक है। उसकी उंगली पे कट लग गया, मैं यहां पे बता रही हूं, ये कट लग गया, ठीक है। यस, ये सपोला समझ में आ रहा है ना, ये सपोला है। चलो, हेडफोन शेप न्यूक्लियाई बना दिया है वहां, ठीक है। अरे तुम्हें बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। तुम्हें सिर्फ ये लिखना है इंजरी हुई। तुम्हें सबसे पहले क्या हुई बेटा? तुम्हें हुई इंजरी। सबसे पहली चीज जो ब्लड क्लॉटिंग, तुम इंजरी से शुरू कर सकते हो, तुम इंजरी से शुरू कर सकते हो अगर तुम्हें छवि बनाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि तुम्हें चोट लगनी चाहिए। सबसे पहली चीज, मैम ये बनाना है क्या? बिल्कुल बनाइए। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप बनाइए, ठीक है। मेरे जैसा टैलेंट है तो बना लीजिए। इसकी ये वाली उंगली फूल गई है, एक्चुअली चोट लग गई है ना, इसलिए ये उंगली फूल गई है, ठीक है ना। तो बेटा तुम्हें चोट लगी, जब तुम्हें चोट लगी तो तुम्हारी क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब देखो कैसे स्टार्ट होगा। जैसे इंजरी होती है, इसका ना हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो आप फ्लो चार्ट बनाओ इसका, बिल्कुल सिंपल सा फ्लो चार्ट बनेगा। जब इंजरी हुई तो आपके टिश्यू इंजर हुए। ऑफ कोर्स बेटा चोट लगेगी तो आपका टिश्यू तो इंजर्ड होगा ना यार। कहीं पे तुम्हें कट लगा, कहीं पे तुम गिरे तो तुम्हारा टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू इंजर होगा, राइट? यस। अब जैसे ही तुम्हारा टिश्यू इंजर होता है, इट रिलीजेस थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में पढ़ा ना तुमने? सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन पता है बेटा कौन रिलीज करता है? सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन तुम्हारा इंजर्ड टिश्यू प्रोड्यूस करता है। जब तुम्हें इंजरी होती है, प्लेटलेट्स तो बाद में आए, पहले जिस जगह पे चोट लगी सबसे पहले बेटा वहां थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंजर्ड जो टिश्यू है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू से प्रोड्यूस होता है ना, ये आपके ब्लड प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके ब्लड प्लेटलेट को अट्रैक्ट करेगा कि भैया अब हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करो, क्योंकि इंजर्ड टिश्यू से इतना नहीं रिलीज हो रहा जितना आपके ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज करेंगे। तो जैसे ही बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, इसने क्या किया?
इसने क्या किया, अट्रैक्ट्स प्लेटलेट्स that further releases more thromboplastin। आपका सबसे पहला क्लॉटिंग का काम यह है कि आप थ्रोम्बोप्लास्टिन के अमाउंट को इंक्रीज करो। सबसे पहला काम है बेटा कि आप थ्रोम्बोप्लास्टिन को इंक्रीज करो। तो इंजर्ड टिश्यू भी बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस करती है और आपका उससे ब्लड प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होते हैं जिससे और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट हो। तो सबसे पहला काम थ्रोम्बोप्लास्टिन को बढ़ाना। फिर आप सोचोगे कि मैम क्यों थ्रोम्बोप्लास्टिन को बढ़ाना है। अब देखो बेटा, वैसे तो आप पूरे स्टेप्स को डिटेल में नहीं पढ़ोगे, पर एनसीईआरटी में जो स्टेप्स ब्लड क्लॉटिंग के दिए वो तो पढ़ोगे, है ना। ये भी सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है, जैसे कि बेटा ए से बी बनता है, फिर बी से सी बनेगा, सी से डी बनेगा, फिर ई एफ जी एच, तब जाके ब्लड क्लॉटिंग होगी। अब आपको ये पूरा स्टेप्स नहीं पढ़ने हैं, बट आपके एनसीईआरटी वाले आपको स्टेप्स पढ़ने। तो एनसीईआरटी कहती है सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, और जैसे बेटा थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है ना, जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है ना बच्चों, ये क्या करता है ना, थ्रू अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन, कैस्केड का मतलब होता है स्टेप्स, थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, थ्रू अ स्टेप ऑफ रिएक्शन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बेटा क्या करेगा, थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन, थ्रू स्टेप। मैं डॉट 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 इसीलिए दिखा रही हूं क्योंकि वन स्टेप में नहीं होता है, क्योंकि सिंगल स्टेप में नहीं होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बनाता है, थ्रोम्बोकाइनेज। और थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन में बच्चा कंफ्यूज होता है कि पहले क्या, तो पहले हमेशा पी से पहला, पी से प्लास्टिन, ऐसे भी याद रख सकते हो। कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जब प्लेटलेट्स के अंदर थ्रोम्बोप्लास्टिन है तो पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन ही होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा तो ये एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बनाएगा, एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसे बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। वन स्टेप में नहीं करता है, धीरे 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 करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, उसके बाद कौन बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज। कौन एक्टिवेट हुआ, अरे थ्रोम्बोकाइनेज। कौन एक्टिवेट हुआ बच्चों, थ्रोम्बोकाइनेज। अब बहुत इजी स्टेप्स है। थ्रोम्बोकाइनेज जब एक्टिवेट हो जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज जब बन जाता है, तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज बेटा क्या करेगा, मैं तुम्हें दिखा देती हूं पहले स्टेप में, फिर मैं तुम्हें समझा रही हूं, तो मेरे साथ पहले बना लो। प्रोथ्रोम्बिन getting converted into thrombin, फिर ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं फ्लो चार्ट में ना। अरे भाई अब थोड़े यूनिफॉर्म लग रहा है ना। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। पहले आप इसे नोट करो फिर समझा रही हूं, ठीक है। अरे मैं कोबरा का वो साइन बनाने की कोशिश कर रही थी, इओसिनोफिल बन गया है। पहले इसे डन कर लो, ठीक है, पहले इसे डन कर लो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट में अभी आपको फिर समझाऊंगी, ठीक है। डन। देखो बेटा हुआ क्या, अब स्टेप बाय स्टेप वापस से समझते हैं। ये हमारी सपोला आर्मी थी, ठीक है।
ये हमारी सपोला आर्मी थी, तो हमारी सपोला आर्मी को बेटा चोट लगी, पहली बार जीवन में किचन में घुसे, किचन में बेटा काटने के लिए गए, सब्जी काटने के लिए गए, अपना हाथ ही काट दिया, इंजरी हो गई भाई। जैसी इंजरी होगी, टिश्यू इंजर हुआ, खून बहना स्टार्ट हुआ ना, ऑफ कोर्स कट लगा। टिश्यू इंजर जब होता है तो टिश्यू सबसे पहले क्या सिक्रीट करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, प्लेटलेट्स को और ज्यादा इंजर्ड साइट पे अट्रैक्ट करता है। प्लेटलेट्स जब उस इंजर्ड साइट पे ज्यादा अमाउंट में अट्रैक्ट होती है तो प्लेटलेट्स स्टार्ट सिक्रीटिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब यहां से क्लॉटिंग का मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। क्लॉटिंग कोई वन स्टेप में नहीं हो जाता है, क्लॉटिंग इज अ रिजल्ट ऑफ कैस्केड, कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, क्लॉटिंग इज अ कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ रिएक्शन, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन में बेटा क्लॉटिंग होती है, मल्टी स्टेप रिएक्शन में क्लॉटिंग होती है। जब आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गई, जब आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गई तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कौन से एंजाइम कॉम्प्लेक्स को बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने थ्रोम्बोकाइनेज बनाया। थ्रोम्बोकाइनेज ने बेटा क्या किया, आपने दो ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स पढ़ रखे हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देखो आपकी प्रोथ्रोम्बिन भी क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आपकी फिब्रिनोजन भी क्या होती है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो आपका जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज बेटा क्या करता है, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को कैल्शियम आयंस की मदद से, इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम की भी जरूरत होती है, कैल्शियम की मदद से इसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन इज द एक्टिव फॉर्म। जब थ्रोम्बिन बन जाता है तो थ्रोम्बिन फिर बेटा किसे एक्टिवेट करता है, इनएक्टिव फिब्रिनोजन को एक्टिव फिब्रिनोजन में, सॉरी एक्टिव फिब्रिन में। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में, थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में। जब थ्रोम्बिन बनेगा ना तब जाके थ्रोम्बिन बेटा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर पाएगा, विच इज द एक्टिव फॉर्म। बेसिकली बेटा तुम सोच के देखो, अगर ए से बी नहीं हो रहा है तो फिर बी से सी भी नहीं बनेगा, सी से डी भी नहीं बनेगा, डी से ई भी नहीं बनेगा। हर एक स्टेप यहां पे इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोच के देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन ना होता तो थ्रोम्बोकाइनेज नहीं बनता, थ्रोम्बोकाइनेज नहीं होता तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करता। अगर थ्रोम्बिन बनता ही नहीं तो फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट कैसे होता मेरे बच्चों। अब आप पूछोगे मैम क्लॉटिंग क्या हुई, और ऑफ कोर्स ये भी कैल्शियम आयंस की मदद से ही होता है, ये भी कैल्शियम आयन की मदद से हुआ है। अब क्लॉटिंग क्या है, क्लॉट क्या है, आपने देखा होगा जब चोट लगता है तो एक ब्राउन कलर का, सबसे पहले तो एक बेटा एक सॉफ्ट सा ऐसे लगता है कि उस पर अगर नाखून लग जाए तो फिर से चोट लग जाएगी, वो टच हो जाए तो फिर से चोट लग जाएगी। पहले एक सॉफ्ट क्लॉट बनता है ना हल्का सा, और फिर वो बेटा हवा के कांटेक्ट में आके धीरे धीरे फिर हार्ड हो जाता है, ब्लैक ब्राउन कलर का एक क्लॉट बन जाता है ना। तो वो क्लॉट जो बनता है ना वो एक्चुअल में ये फिब्रिन इस तरीके का वो जाल बनाता है, बेसिकली नेटवर्क बनाता है, इस तरीके का जाल। इसमें आपकी प्लेटलेट्स फंस जाती हैं, इसमें आपके आरबीसीज भी फंस जाती हैं, और इस तरीके से बेटा जो जाल बनता है, दिस इज द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स ऑफ फिब्रिन, दिस इज द क्लॉट। इसमें आपकी सेल्स इस तरीके से, प्लेटलेट्स इस तरीके से फंसी हुई होती हैं। तो एक्चुअल में ये फिब्रिन का जाल होता है। बस फिब्रिन का जाल बन गया तो आपका क्लॉट बन गया, कोगुलम बन गया। आप मेरे को बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन, इजंट इट क्वाइट इजी। इसी को एनसीईआरटी ने पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ अलग से इंफॉर्मेशन थोड़ी दी है, बस उसकी कहानी थोड़ी पैराग्राफ फॉर्म में, तो लगता है कितना सारा दिया हुआ है, बट जब आप इसको फ्लो चार्ट में करते हैं तो इट इज सिंपल। और इसमें से नीट में सवाल आए हैं, जब मैं आपको पीवाईक्यू कराऊंगी 2-3 बार सवाल आए और बिल्कुल आसान सवाल आए हैं बेटा, एज यूजुअल। ठीक है, तो फिब्रिन के बारे में आपके पास जगह है तो आप यहाँ पे लिख लो। मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख रही हूँ, मेरे पास क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो आप फिब्रिन के बगल में इस तरीके से लिख लो, व्हाट इज अ फिब्रिन। Fibrin is a network of thread which forms the clot, which forms the clot or coagulum, जो आपको ब्लैक ब्राउन कलर का दिखता है, जो आपको ब्लैक ब्राउन कलर का दिखता है। ठीक है, इसी की एक एनिमेशन देखेंगे, बट पहले एनसीईआरटी रीड करेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स यूज नहीं हुए बेटा,
फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन यूज नहीं हुए प्लाज्मा प्रोटीन के? एक बच्चे ने पूछा मैम प्रोटीन्स का यूज हुए, यही तो यूज हुए। सिर्फ यही यूज नहीं होते बेटा, और भी बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, हमने आपको डिटेल में पढ़ाया ही नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, बट हमें नीड ही नहीं है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स की, ठीक है। डन एवरीबॉडी यस एवरीवन, ठीक है। इसके बारे में लिख लिया, और ये लास्ट स्लाइड सबने बना ली, ठीक है। पहले हम एनसीईआरटी को रीड करेंगे, फिर हम एनिमेशन देखेंगे, ठीक है ना बच्चा पार्टी? डन। चलो, जब क्लॉटिंग हो रही होती है तो हेपारिन इनएक्टिवेट हो जाता है। अब हम पूरा प्रोसेस तो तुम्हें नहीं समझा रहे हैं कि किस तरीके से इनएक्टिवेशन है, या पूरे स्टेप्स तो नहीं बता रहे। हेपारिन जो आपके बॉडी में प्रेजेंट एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। नॉर्मली तुम्हारा ब्लड जो है अंदर क्लॉट थोड़ी हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास हेपारिन होता है। जब ये क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है ना, तो जब क्लॉटिंग इनिशिएट होती है तो हेपारिन ऑटोमेटिकली उसको सिग्नल जाता है कि हेपारिन वो हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा फॉर द टाइम जब आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। हाँ, जिसका सवाल था उसको मैंने आंसर दिया है। अभी मैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड तुम्हें पढ़ाती हूँ। अब देखो क्या लिखा है इसमें, you know when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stop flowing after some time. बोला अगर आपने बाई चांस अपने आप को इंजर कर लिया या कट लग गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका ब्लड कंटिन्यूसली घंटों भर बहता रहेगा। कुछ टाइम के बाद आपकी जो क्लॉटिंग है वो रुक जानी चाहिए। डू यू नो वाई? अरे भाई, डू यू नो वाई? बिकॉज ब्लड एग्जिबिट्स coagulation or clotting in response to injury or trauma, ठीक है ना। This is a mechanism to prevent excessive loss of water बोल रही हूँ, excessive loss of blood from body, ठीक है। ये इसीलिए होता है ताकि excessive loss blood का ना हो। You would have observed a dark reddish brown scum. ये जो बेटा reddish brown scum बोल रहे हैं ना, scum बोलते हैं, scab बोलते हैं, जो चोट है बेसिकली, जो चोट लगती है ना उसको ये बोलते हैं, ठीक है। जो चोट आपको लगी that is the scum, ठीक है। Formed at the site of cut or injury over a period of time. एक्चुअल में ये चोट क्या है? ये वो फाइब्रिन है। फाइब्रिन का नेटवर्क जो बना था जिसमें आपके प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स आपकी ट्रैप हो गई ना, ये वो जाल है। इट इज अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म्ड मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन इन विच द डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स उसमें ट्रैप होते हैं। फिब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन बाय द प्लाज्मा बाय एंजाइम थ्रोम्बिन। अब आप खुद सोच के देखो बच्चों, हम क्यों बोलते हैं कि एनसीईआरटी को टीचर एक्सप्लेन करे तो तुम्हें बेटर समझ में आए। अब देखो इन्होंने क्या किया ना बेटा, इन्होंने सबसे लास्ट वाले स्टेप्स को सबसे पहले लिखा है। अगर तुम्हें सीक्वेंस में स्टेप बताया जाए तो तुम्हें बेटर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा इसको भी पढ़ के समझ लेता है, बट इन्होंने सबसे पहले लास्ट स्टेप लिख दिया है कि फिब्रिन जो क्लॉट बनता है, एक्चुअल में वो क्लॉट तब बनता है जब थ्रोम्बिन इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो, थ्रोम्बिन इन टर्न आर एक्टिवेटेड फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। बोला थ्रोम्बिन तब बनता है जब आप प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेशन करो थ्रोम्बिन में। न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं, पुरानी में है, आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड ट्रॉमा का मतलब होता है और ज्यादा गहरी इंजरी। जैसे ये कट लगा, ये तुम्हारे लिए ट्रॉमा नहीं है, हालांकि तुम्हारे लिए ट्रॉमा हो सकता है, इतना सा कट लग जाना तो बेहोश हो गए, और एक्सेसिव इंजरी हो जाती है उसको ट्रॉमा बोलेंगे, ठीक है ना। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। बोला कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज, और फिर आगे लिखा है कि थ्रोम्बोकाइनेज को बनाने के लिए कैस्केड ऑफ रिएक्शन चाहिए। ये वर्ड को हाईलाइट करो, ये वर्ड की स्पेलिंग क्या है? कैस्केड। इस वर्ड को हाईलाइट करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैस्केड का मतलब थ्रोम्बोकाइनेज एक सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन से बनता है, एक बार में नहीं बनता है, ठीक है ना। इट इन्वॉल्व्स कैस्केड इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म
An injury or trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation. जब इंजरी होता है तो इंजरी स्टिमुलेट करती है प्लेटलेट्स को. हमने देख लिया कैसे स्टिमुलेट होती है, हमने देख लिया कैसे स्टिमुलेट होती है. पहले प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन इंजर्ड टिश्यू से हुआ, फिर प्लेटलेट्स ने और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाई. ठीक है ना. सर्टेन फैक्टर रिलीज्ड बाय द टिश्यू. व्हाट आर दीज सर्टेन फैक्टर? नाउ यू टेल मी. दिस इज व्हाई एनसीईआरटीज ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट. कहां से पता चलेगा ये सर्टेन फैक्टर क्या है? लिख लो अब एनसीईआरटी में. और क्या फाइनल रिवीजन जब भी करोगे तो एनसीईआरटी से करोगे, हमेशा एनसीईआरटी से करोगे. तो यहां पे लिख लो ये सर्टेन फैक्टर क्या है. थ्रोम्बोप्लास्टिन है बच्चों. थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो कि इनिशिएट करती है कोगुलेशन को. एंड ऑफ कोर्स कैल्शियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कैल्शियम भी बेटा उन रिएक्शन को ऑफ कोर्स हेल्प कर रही है होने में. ठीक है ना. डन एवरीबॉडी. यस एवरीवन. बता दो पहले सारे बच्चे की कहती है मेरी पब्लिक. ठीक. अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे मेरे सपोलों. ठीक है. अब हम शुरू करें. एक एनिमेशन दिखा देती हूं. ठीक है. हालांकि देखो तुम इस कैसेकेट से समझ गए होगे, बट ओ माय गॉड सच अ ब्यूटिफुल एनिमेशन. थैंक्स टू द टीम. प्ले करते हैं इनको. ये प्ले ऐसे भी हो जाएंगी, नहीं हो रही हैं. अरे भाई यार इसको हटाऊं कैसे? ये रहा, हट गया. इसको थोड़ा यहां ले आते हैं. चलो. अरे ये छोटा क्यों हो गया? हाँ देखो बेटा, एक सेकेंड वापस से जाइए आप पीछे. ओ माय गॉड. अब ये बेटा सब्जी काट रही थी मेरी सपोला या सपोली. ये तो फिलहाल मेरी सपोली है. इंजरी हुई, आपको सारे ब्लड सेल्स दिख रहे हैं. कट लग गया बेटा, खून बह रहा है, खून लीक हो रहा है. डैमेज एरिया डैमेज हुआ. तो भैया देखो यहाँ पे सारे, एक चीज और, इसमें हो सकता है सारे स्टेप्स नहीं बताए हुए हैं पर मैं आपको बता दूंगी. ठीक है. सारे नहीं बताए होंगे पर मैं आपको बता दूंगी. इंजरी हुई, सबसे पहले बेटा इंजर्ड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करता है. थ्रोम्बोप्लास्टिन से आपके ब्लड प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होते हैं और वो ब्लड प्लेटलेट्स और ज्यादा थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट करते हैं. क्लॉटिंग में आपकी कैल्शियम आयंस भी बेटा हेल्प करेंगी. अब देखो यहाँ पे एक स्टेप नहीं बताया. कौन सा स्टेप नहीं बताया मेरे को ये बताओ. थ्रोम्बोप्लास्टिन डायरेक्टली प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट नहीं कर रही है. थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले क्या बना रही है? थ्रोम्बोकाइनेज बना रही है. राइट. सबसे पहले क्या बना रही है? थ्रोम्बोकाइनेज. बेटा ये रिलेट करते जाना, मैं आपको ऐसे दिख रही होंगी अंधेरे में. राइट. तो सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ प्लेटलेट से, उसने थ्रोम्बोकाइनेज बनाया. थ्रोम्बोकाइनेज एक्चुअल में बेटा कैल्शियम आयंस की मदद से प्रोथ्रोम्बिन को, इसे थ्रोम्बोकाइनेज मान के चलो. ठीक है. थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगी. थ्रोम्बिन बेटा क्या करेगी? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगी. ये फिब्रिन बन गया. ठीक है. अब ये धागा बन चुका है जो तुम्हारी क्लॉटिंग करेगा. अब देखो जरा, जैसे ही ये धागा बन जाता है, अब टिश्यू जहां पे इंजर हुआ था देखो, आरबीसी प्लेटलेट्स वहां पे हैं. ये बेटा आपकी गई चोट जहां पे लगी है, देखो कैसा धागा बेटा बना के एक क्लॉट फॉर्म कर लिया, जिस क्लॉट में आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप हो गए. दिस इज द क्लॉट. समझ में आई बात बेटा? एक और बार देखना चाहोगे? ये रहा, ये देखो. अभी आपकी थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया. राइट. थ्रोम्बिन ने बेटा इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया. फिब्रिन नेटवर्क ऑफ थ्रेड क्लॉट बनाएगा, कोगुलम बनाएगा. ये बेटा बन गया थ्रेड. अब ये जाके बेटा जाल बनाएगा. ठीक है ना. और ये जाल गया बेटा, जाल 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 माया जाल. ठीक है. माया जाल नहीं है भाई. चलो बस बन गया क्लॉट. हमारी सपोली बच गई बेटा. सपोली पहली बार गाजर काटने के लिए गई थी. सपोली कितनी सुंदर है हमारी. सपोली को देखो, प्रिटी सपोली, ब्यूटीफुल किचन, ब्यूटीफुल नेल पेंट. चलो बहुत हो गया. थैंक यू बोलो सारे बच्चे. यस एवरीबॉडी. समझ आ गया? डन एवरीवन. इतने सुंदर एनिमेशन लेके आती हूं, कम से कम थोड़ा प्यार तो करो. हाँ
अगली बार से सपोला लेके आऊंगी इसमें, मैं अपनी टीम को बोलूंगी कि सपोला बनाए यहाँ पे, और सपोला के बेटा एक ये भी बना देंगे, ठीक है? यस, चलो, सो वी आर डन विद बेटा ब्लड क्लॉटिंग। हमारे पास थोड़ा टाइम तो है कि हम एटलीस्ट आपको ब्लड ग्रुप का इंट्रोडक्शन दे दें, ठीक है? ब्लड ग्रुप सारा कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इंट्रोडक्शन अगर हो जाए तो कल समझने में आपको आसानी रहेगी। इसका भी मैं एक एनिमेशन लेके आऊंगी कल ब्लड ग्रुपिंग के लिए, बट बेटा वो एनिमेशन का फायदा तभी होगा जब आप देखो, ये बहुत इजी टॉपिक है। बोलते हैं ना, जो टॉपिक जितना ज्यादा इजी होता है कई बच्चे उसको उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है? इट इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ब्लड ग्रुपिंग, क्योंकि ये शायद आपने पढ़ी भी होते हैं। धन्यवाद बेटा, इतना सारा थैंक यू के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अच्छा सुनो मेरी बात, ब्लड ग्रुपिंग जो है ना वो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बट लाइक आई सेड कई आसान टॉपिक को बच्चे अपने आप से कॉम्प्लिकेट करते हैं, ठीक है? हो सकता है कि तुमने 10वीं कक्षा में थोड़ा बहुत ब्लड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा हो। सबको अपना अपना ब्लड ग्रुप पता है, अपना अपना ब्लड ग्रुप पता है। मेरा ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, है ना? व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज O, व्हाट इज A, व्हाट इज B, कई लोगों ने टेस्ट भी किया होगा शायद, या टेस्ट होते हुए देखा भी होगा। तो आज तो मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है, कितना है 20 मिनट्स का टाइम है, जिसमें तुम 15 मिनट्स पढ़ोगे, 5 मिनट तो तुम गाना करोगे, है ना? तो 15 मिनट का टाइम अगर हमारे पास है तो मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन तो दे ही सकती हूँ। ब्लड ग्रुपिंग बेटा क्यों जानना जरूरी है, वाई इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इन केस ऑफ एनी ट्रॉमा और इन केस ऑफ इंजरी जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाए, अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए तो उस केस में ऑफकोर्स, या फिर अदर रीजन से भी बेटा हो सकता है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत पड़े, किसी को आपको ब्लड डोनेट करना पड़े या आप किसी को ब्लड डोनेट करो। तो ब्लड ग्रुप तो पहली बात तो पता भी होना चाहिए। कैसे पता चलता है कि किसको कौन सा ब्लड दे सकते हैं, किससे ब्लड ले सकते हैं, कैसे कंपैटिबिलिटी पता चलती है? तो ऑफकोर्स ब्लड ग्रुप जानना बहुत जरूरी। बहुत सारे लोगों का O पॉजिटिव है ना? कई लोगों का नेगेटिव भी है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होते हैं, 80% जनता का प्लस होता है ब्लड ग्रुप, 80%, है ना? अच्छा, ब्लड ग्रुपिंग के लिए ना बेटा आपने टोटल सुने होंगे 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। टोटल देयर आर 4 ब्लड ग्रुप, A, B, AB एंड O। दीज आर दी 4 ब्लड ग्रुप। वैसे तो ब्लड ग्रुपिंग में ना आप 2 तरीके की ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, लिखना भी स्टार्ट करो। एक होती है ABO ब्लड ग्रुपिंग, जिसमें मैं आपको बता रही हूं ना ABO जो हम पहले पढ़ेंगे, और एक होती है बच्चों जिसे बोला जाता है RH ब्लड ग्रुपिंग, RH ग्रुपिंग, जिसमें आप पॉजिटिव या नेगेटिव बताते हो, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। तो पहले हम ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, फिर हम RH ग्रुपिंग पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक टेबल, जिस टेबल में बेटा हम ABO ब्लड ग्रुपिंग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं ना एक काम करती हूँ बच्चों, अगले पेज में टेबल बनाती हूँ, आप भी अगले पेज में टेबल बनाओ, ठीक है? नेक्स्ट पेज में टेबल बनाना, मैं आपके पास जगह है, आप मत बनाओ, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, मैं नेक्स्ट पेज में बना रही हूँ, तुम्हारे पास जगह है तो तुम नीचे बना लो। बहुत बड़ा टेबल नहीं बनेगा, छोटा सा, आधे पेज का भी स्पेस है तो बन जाएगा, आधे पेज का भी स्पेस है तो बन जाएगा, इतना कोई बहुत बड़ा टेबल है नहीं, ठीक है? तो इसमें मैं सबसे पहले लिखूंगी ब्लड ग्रुप कौन सा है, ब्लड ग्रुप कौन सा है ये सबसे पहले लिखूंगी। फिर मैं लिखूंगी उसके पास एंटीजन कौन सा है, फिर मैं लिखूंगी एंटीबॉडी कौन सी है, फिर मैं लिखूंगी डोनर कौन है ना? तो आई थिंक इतने में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मैं कौन से ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूँ। मैं ABO ब्लड ग्रुपिंग पहले पढ़ा रही हूँ आपको, ABO ब्लड ग्रुपिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ब्लड ग्रुप क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंड डोनर कौन हो सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब अच्छा देखो, आपको ये तो पता ही है कि यार मैम ब्लड ग्रुप तो मैम 4 ही हैं, A, AB, सॉरी AB नहीं, AB एंड O, ये तो सबको पता है, AB एंड O, ठीक है? AB हाफ पेज में हो जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होता है। ये कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स है जो 11th का बच्चा शायद ना जानता हो, तो उसको मैं समझा रही हूं, ठीक है? बेटा आपने ये तो सुना है ना, ये से या नो में मेरे को जवाब देना, ताकि मैं आपको ना बेसिक्स और क्लियर कर पाऊं।
आपको ये तो पता होगा ना कि जब बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है, जिसे आप क्या बोलते हो, फॉरेन सब्सटेंस, जिसे आप बैक्टीरिया के फॉर्म में सुन सकते हो या वायरसेस के फॉर्म में जानते होंगे, उनको एंटीजेंस भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, एंटीजेंस भी बोलते हैं। फॉरेन, विदेशी चीज जो मेरे बॉडी की नहीं है, उसे मैं या तो फॉरेन पैथोजन बोल दूं, पैथोजन वर्ड यूज करते हैं, एंटीजन वर्ड भी यूज करते हैं, या फिर बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी पैथोजेंस हैं। जब ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो आपको क्या लगता है बॉडी इसके रिस्पॉन्स में क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है? आप पहले मेरे को ये बताओ, अगर मेरी बॉडी में कोई विदेशी सब्सटेंस आ गया, कोई विदेशी पैथोजन आ गया जो कि बैक्टीरिया, वायरस, या विदेशी एंटीजन आ गया, तो मेरी बॉडी का क्या काम है कि मैं उसके अगेंस्ट में क्या प्रोड्यूस करूं? मैं उसकी हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में फाइट करने के लिए क्या प्रोड्यूस करती है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं, एंटीबॉडी करती है। एंटीजन से बचने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी फाइट करती है। ये कोविड के बाद से बेटा ये बेसिक टर्म्स तो एंटीबॉडी टाइप्स तो तुम्हें पता होंगे, इम्यूनिटी क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है, ये बेसिक्स पता है ना। अब मेरी बात समझना, यहां पे जब मैं बेटा ब्लड ग्रुप की बात कर रही हूं, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ है, ये कैसे डिफाइन होता है? कैसे पता चल रहा है कि तुम ए हो, या कैसे पता चल रहा है कि इसका ब्लड बी टाइप का है, या कैसे पता चल रहा है इसका ए बी है, या कैसे पता चल रहा है इसका ओ है? इनके आरबीसी की शक्ल देख के। जब इनके आरबीसी को ऑब्जर्व किया जाता है तो आरबीसी की शक्ल को ऑब्जर्व करके ये पता किया जाता है कि इनका ब्लड किस टाइप का है। ये मैंने इनके क्या बनाए हुए हैं, मैंने ये इनके आरबीसी बताई हुई है। जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी के ऊपर, मैं आपको ना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूं, ऐसे ही बनाना जैसे मैं बना रही हूं। एक ही बना लो, एक ए एंटीजन, इसको मैं बनाती हूं ग्रीन कलर से। बी एंटीजन, इसको मैं बना रही हूं बी एंड ए। अरे भाई ये क्या हो गया? पहले बनाओ फिर मैं समझा रही हूं। देखो देखो, यूजुअली जब हम एंटीजेंस को डिफाइन करते हैं हम कहते हैं विदेशी सामग्री होती है ये। एंटीजन का वर्ड पता है क्या होता है? एंटीबॉडी जनरेटिंग। ऐसी चीजें जो अगर बॉडी में आ जाए ना तो उसकी वजह से एंटीबॉडी बॉडी में डेवलप होने लगते हैं। एंटीजन को यूजुअली हम फॉरेन चीज समझते हैं, विदेशी, कुछ बाहरी चीज है, लेकिन आपके पास आपके खुद के सेल्फ एंटीजेंस भी होते हैं। मैं बिल्कुल बच्चों बेसिक्स आपको बता रही हूं, तो ध्यान से सुनना, फिर मत कहना मैम रिपीट कर दो और ये कर दो। सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने बोला आपके खुद के सेल्फ एंटीजेंस भी होते हैं, जो आपके खुद के होते हैं, जो विदेशी नहीं होते, जो बाहरी नहीं होते, जो आपके आरबीसी के ऊपर लगे होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होता है। ये एंटीजन प्रोटीन है, बेसिकली ये प्रोटीन है जो आपके सेल के ऊपर चिपका हुआ है, मार्कर जैसे। सेल के ऊपर एंटीना लगे हुए हैं, ये समझ लो कि सेल के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका एंटीजन क्या है? और आपका खुद का एंटीजन है, विदेशी नहीं है, सेल्फ एंटीजन। ये बेटा ये बहुत कंफ्यूजन होती है, ये आपका सेल्फ है, ये आपका खुद का एंटीजन है, ये विदेशी नहीं है, ये आपका एंटीजन है क्या? बेसिकली ये प्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, बड़ा प्रोटीन लिख सकते हो। जैसे एंटीना लगे हुए हैं, पहचान कर रहे हो ना? तो अगर आपके आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीना लगा है, ए टाइप का एंटीजन लगा है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है किसी का तो उसके ऊपर बी वाले एंटीना लगे हैं। अगर ए बी है तो ए बी एंटीजन नहीं होता, ऐसा कोई एंटीजन नहीं होता जिसका नाम ए बी है। उसके पास ए वाले एंटीना भी लगे हैं, उसके पास बी वाले एंटीना भी लगे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? यस। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब नो एंटीना, नो एंटीजन।
मेरी बात पहले बताओ कि ये बात समझ में आई? जो मेरा ब्लड ग्रुप वही मेरा एंटीजन, ऐसे समझो, जो मेरा ब्लड ग्रुप वही मेरा एंटीजन। एंटीजन किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? आरबीसी के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीजन किसके ऊपर रिप्रेजेंट होता है? एंटीजन किसके ऊपर रिप्रेजेंटेड होता है? आरबीसी के ऊपर। मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए तो मेरा एंटीजन ए, मेरा ब्लड ग्रुप बी तो मेरा एंटीजन बी, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी तो मेरे पास ए एंटीना भी होंगे, बी एंटीना मतलब एंटीजन भी होंगे, ओ ब्लड ग्रुप तो नो एंटीना, नथिंग। अब आगे आप मुझे बताइए, जो आपके खुद के एंटीजन्स होंगे, जो आपके सेल्फ एंटीजन्स होंगे, क्या आप उसके अगेंस्ट खुद कभी एंटीबॉडी बनाओगे? यस और नो, यस और नो। अगर मेरा खुद का एंटीजन ए है तो क्या मैं उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी कभी बनाऊंगी? यस, जल्दी बताओ। नहीं ना। जो हमारे खुद के एंटीजन्स होते हैं हम उस पर कभी खुद से थोड़ी अटैक कर देंगे, ठीक है? बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है भाई, आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। जो मेरे एंटीजन्स हैं मैं उसके अगेंस्ट में उन पर कभी अटैक नहीं करूंगी, मैं उसके अगेंस्ट कभी एंटीबॉडी नहीं बनाऊंगी, राइट? अगर मेरे पास एंटीजन ए है तो मेरे लिए विदेशी कौन है? बी। मैं बी के लिए एंटीबॉडी बनाऊंगी। अगर मेरे पास बी एंटीजन है तो मेरे पास ए के लिए एंटीबॉडी होगी। अब ये तो मेरे पास दोनों ही अपने हैं बच्चों, ए भी मेरा अपना, बी भी मेरा अपना, तो मेरे पास ए के लिए भी एंटीबॉडी नहीं होगी, बी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं होगी। लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप है ओ और मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ना ही मेरे लिए ए मेरा अपना है, ना ही मेरे लिए बी मेरा अपना है। इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? मेरे को एक बार बताओ, इसके पास कौन सी एंटीबॉडी होगी? भाई ओ का तो कोई अपना है ही नहीं ना, उसके पास तो ए भी नहीं है एंटीजन, उसके पास बी भी नहीं है, तो उसके पास ए के लिए भी एंटीबॉडीज होंगी, बी के लिए भी एंटीबॉडीज होंगी। ए बी एंटीबॉडी कुछ नहीं होती। अभी लगाऊंगी मैं लपड़, फिर वही गंदी बात कर रहे हो तुम। ये कहना चाह रहे होगे ना कि ए के लिए भी और बी के लिए भी, ए बी एंटीजन कुछ नहीं होता है, ए बी एंटीबॉडी कुछ नहीं होता है। ए कॉमा बी लगाओ ना, ए अलग से है बी अलग से है भाई। अब मैं ये लास्ट चीज बता रही हूं, इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? तो जब बेटा मेरे पास मेरा खुद का एंटीजन होता है ना, सेल्फ एंटीजन, हम उसके लिए कभी एंटीबॉडी नहीं बनाते। और एंटीबॉडी को लिखने का तरीका होता है इस तरीके से, एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। जिसके पास ए एंटीजन है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो अपने ऊपर ही थोड़ी अटैक करेगा। एंटी बी का मतलब है एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। इस तरीके से साइंटिफिक वे में लिखा जाता है, इसलिए मैं एक के लिए लिख दे रही हूं। बाकी आप जिसके पास बी एंटीजन है, एंटीबॉडी अगेंस्ट ए। जिसके पास ए बी एंटीजन है, नील। इसके लिए तो दोनों अपने हैं ना भाई, नील। और इसके पास कोई अपना है ही नहीं, एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। आज हम सिर्फ इतना रखेंगे, डोनर और रेसिपिएंट का कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊंगी, लेकिन ये आप पढ़ के आएंगे। ये अगर आप नहीं पढ़, नील का मतलब क्या होता है? नील का मतलब ये होता है जो तेरे दिमाग में है बेटा, नील, नथिंग। क्या बेटा फालतू के क्वेश्चन पूछते हो जाते आते? सही में तुम्हारे यहां पे नील ही है, नील। चलो डन एवरीबॉडी। बेटा लास्ट में जाते तो गुस्सा दिलाते हो यार, कैसे सवाल पूछते हो? कुछ तो ऐसे स्पैमर से बेटा जबरदस्ती कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जो मैं पढ़ूं उनको अच्छा लगेगा, पर मैं उनको टोटली इग्नोर करती हूं। कुछ ऐसे कमेंट्स है जिसको अगर मैं पढ़ लूं ना तो पढ़ के गुस्सा आ जाए, और ठीक है तो उसको मैं टोटली इग्नोर कर देती हूँ कि अरे यार हटाओ यार, 2-4 बच्चे तो लिखेंगे ही कुछ भी, बाकी तो पढ़ने वाला ही है, उन 2-4 को हटा ही देना चाहिए, ठीक है? हाँ सही आंसर है कि नहीं? जो नील का मतलब पूछ रहे उसके यहाँ पे नील है, नील। डन। बेटा कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किसको ब्लड रिसीव कर सकता है, कौन यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यह हम अगले दिन पढ़ेंगे। बट आई वांट यू गाइज
कि आप इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ के आओ, क्योंकि अगर बेटा आप नहीं पढ़ के आओगे तो आपको मौत आएगी। अगर आपको मौत लानी है कल तो बेटा मत पढ़ के आना, अगर मौत नहीं लानी है तो पढ़ के आना, ठीक है। एनसीईआरटी से भी थोड़ा पढ़ के आना, मैंने जो अभी पढ़ाया है वो भी पढ़ के आना। कल इससे रिलेटेड एक दो एनिमेशन भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। ब्लड ग्रुपिंग के बाद एक ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, वो हम पढ़ेंगे और लिम्फ पढ़ेंगे, तो हमारा ब्लड वाला पार्ट कल खत्म हो जाएगा। कल तो ब्लड खत्म हो जाएगा, ये समझ लो। शायद कल हार्ट भी स्टार्ट हो जाए, कल शायद हार्ट भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। एक सेकंड रुकना। तो कमेंट्स में ये इसी टेबल से कल शुरू करेंगे। ब्लड ग्रुपिंग को मैं बेटा डिलीट कर देती हूँ। ये होमवर्क में थोड़ी एनसीईआरटी को पढ़ के आ जाना बच्चा पार्टी, ठीक है। थैंक यू कि 2 स्लाइड हो गई है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चों। चलो ज्यादा नहीं पढ़ा हमने। थैंक यू वेरी वेरी मच। लाइक यू सेड, एक गाना तो एक गाने की 2-3 लाइन। अगर गाने रिपीट होंगे तो बेटा आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे पास भी गाने की लिमिटेड स्टॉक है। मुझे भी नहीं पता है कि कौन से गाने गा दिए हैं, कौन से गाने नहीं गाए हैं, ठीक है। चलो गाना 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 गाना, ठीक है। गाना के बिना नहीं होगा हमारा खाना। चलो। हाँ थक गई है मैम यार, जान ले लो मैम की। तेरी मेरी आधी है कहानी, तेरी मेरी बाकी है कहानी। आ गई वो मोड़ पर तू गया जो, छोड़ कर मेरे दिल को तोड़ कर क्या मिल गया। पास हो तो बुरा, दूर हो तो बुरा, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है। रास्ते हर दफा मुझसे तेरा पता, मुझसे पूछे भला क्यों है। इतना तो बता मौसमों की तरह, तू बदलता गया क्यों है। वो चलो धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी मच। आई विल सी यू गाइस टुमारो। कल के सेशन में पढ़ाई जरूर करके आना, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जरूर पढ़ के आना बच्चों, ठीक है। लव यू ऑल, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो, बाय, थैंक यू।